लास्ट टाइम क्या करवाया था, एक बारी नोट्स दिखाइए। लास्ट टाइम तो तुमने मूड खराब करके ही भेजा था। अच्छा, प्रिपरेशन खत्म हो गया, प्राइमरी स्टैंडर्ड हो, ठीक है। देखो मैं दिखा देता हूँ एक बारी, मैं पिछली वाली भी स्लाइड लेके ही आया हूँ। ओ भाई, अच्छा ये, ओके। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कैन बी शोन बाई, ये वाली बात जो थी हो गई थी। ये मैग्नेट पर मैग्नेट वाली बात भी हो गई थी। डार्क पर्पल वाली बात, सवाल, ये सब सवाल बेसिकली हो गए थे आपके, ठीक है, प्रिपरेशन वगैरह। यानी आई थिंक हम कहां तक कर चुके थे। लास्ट पॉइंट कौन सा था, प्राइमरी स्टैंडर्ड करवा दिया था, ये करवाया था क्या, ये, अच्छा ये वाला करवाया था, ये भी हो गया था पक्का। चेक करो एक बारी, नोट्स चेक करो। अच्छा ये भी हो गया है। वेरिएबल, एक मिनट रुक जाओ, पहले कंफर्म कर लें, क्योंकि मैं लेके आया हूं इसीलिए, क्योंकि लास्ट वाला तुम लोग, मतलब ये वाला यहां तक आ गए थे। अच्छा तब, तब क्या, तब क्या। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट था ना। एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन कराया था क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज मोस्ट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन, ये वाला, ठीक है। ये वाला सवाल कराया गया था क्या, Cr2+ इज रिड्यूसिंग इन नेचर, ये वाला सवाल, Cr2+ इज ऑक्सीडाइजिंग एंड Mn, ठीक है। अब यहां से शुरू करना है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं, यहाँ पे ढंग से देखिएगा एक एक चीज को। इनफैक्ट फिर मैं ये वाली पीपीटी हटवा ही देता हूँ, होल्ड ऑन। अच्छा ये मतलब शुरू ही किया था, तब तो लेक्चर नंबर 3 की ही पीपीटी पे है। 2 मिनट रुके, उनको मैं बोल देता हूँ फिर वही लगाने के लिए। हाँ अविनाश जी, वो जो ऊपर वाली अभी पीपीटी मैंने नहीं भेजी थी आपको, वही वाली पीपीटी लगा दी। हाँ ये दोनों हटा दिया, वैसे मैंने काफी डिलीट मार दिया, इसको एग्जिट मार के वही लगा दीजिए डायरेक्ट। चलो यहाँ पे अगर हम बात करें, बेसिकली देखो यहाँ पे इसलिए मैंने चेंज करवा दिया क्योंकि ये थोड़ा सा दिवाली की छुट्टियों में बैठ के मैंने बड़ा सिक्वेंशियल कर दिया चीजों को, ठीक है। तो ये हाँ,
क्या बता रहे थे? हाँ, और क्या बोल रहे थे? नहीं 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 नहीं, हुआ क्या कि, हाँ, अच्छा, ओके। नहीं 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 नहीं, दरअसल हुआ क्या, दिवाली में घर तो गया नहीं, तुम लोग वैसे गुस्सा के निकला, फिर उसके बाद चला गया मैं बनारस। बनारस गया 4 दिन मस्त। पता है क्या करता था, शाम को 4 बजे निकलता था, दिन भर होटल में रहता था, शाम को 4 बजे निकलता था। और उसके बाद किनारे एगो नाव थी, उधर जाके बैठ जाता था। और कम से कम 4-5 घंटे एकदम से फोन वोन सब रूम वूम में मतलब बंद करके कुछ नहीं लेके जाता था। मस्त नहा धो के तैयार वैयार होके जाता था, उधर ही किनारे बैठ जाता, अकेले, कोई नहीं, कोई नहीं, मतलब अकेले। दिवाली के दिन तो आधा समझ लो पागल हो गए। उधर जाके एकदम किनारे बैठ जाओ, सिर्फ और सिर्फ एकदम बहुत सुकून मिलेगा तुमको। मतलब वहां पे गए एकदम मस्त बैठे, बैठे मतलब बड़ा पॉजिटिव एनर्जी मिली। मतलब वहां पे गए 4 दिन में, मतलब मेरे घर वाले फोन ऑन किए जा रहे, कहाँ है दिवाली में, कुछ किसी को नहीं पता है। मतलब पता तो चला दिवाली के दिन कि क्या यार तुम दिवाली में आने वाले थे घर, सबको आज बता रखी थी मैंने कि आऊंगा आऊंगा आऊंगा, गया ही नहीं घर पे। अब कहाँ हूँ, बनारस में। दिवाली के दिन एक फोटो लगाता हूँ, कहता हूँ हैप्पी दिवाली। तो हुआ क्या कि वहां पे जाने की वजह से क्या हुआ ना, शाम को 4 बजे से रात को 11-12 बजे तक कोई नहीं इर्द गिर्द, दूर दूर तक कोई नहीं। और मतलब माना जाता था कि उधर नहीं जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मतलब चोर चुहार घूमते रहते हैं। नहीं, भूत उत तो का उखाड़ेंगे। इतना मंत्र जानते हैं, एगो मारेंगे उठा के चले जाएंगे किनारे। तो बचपन से ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं यार। तो अब उसमें क्या हुआ कि मतलब वो सब का डर नहीं लगता, वो सबके पास खूब मंत्र है हमारे पास। तो हुआ क्या कि हनुमान जी के भक्त बनो, बस एक ही चीज बोलूंगा। खैर, वो सब बात नहीं करते हैं, उधर जाते हैं। गया किनारे बैठा, 4 बजे से 11 बजे तक शांति से, कोई दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। और ऐसा कितने दिन किया, 4 दिन किया। 5वें दिन उठाया बैग, घर पहुंचा, रात को 10 बजे मन हुआ चलो घर भी चल लेते हैं। रात को उठाया बैग, मस्त एक बस ली, वहां से घर गया। रात को 3 बजे घर वाले एकदम आए, ये कहाँ से प्रकट हो गया। 3 बजे आया, घर का दरवाजा खोला, सोया, सुबह 8 बजे उठा। मैंने कहा माता जी अब चलते हैं। बोली कहाँ? हम बोले अब जा रहे हैं अब काम पे। तब तक तो बोलती है कि हाय क्यों थे, मतलब इतनी देर के लिए। मैंने कहा बस शक्ल दिखाने आया था और आप लोगों से मिलने आया था। उठा और उसके बाद निकल लिया। आया गोरखपुर में, बीएन सर निकल रहे थे, मतलब ये भी मेरे साथ ही आ रहे थे, ये लखनऊ से आ रहे थे, तो बोले कि साथ ही चल लेते हैं। तो हम दोनों साथ तक निकले, फिर हम दोनों का मन हुआ छोड़ो यार आज गोरखपुर ही रुकते हैं, नहीं जाएंगे अभी पटना, क्या ही इतना जरूरी है। फिर वापस आए, रुके। सुबह इन्होंने फोन किया। मैंने कहा सुबह तो अब मुश्किल ही है, क्योंकि इनका फोन आया 8 बजे, 8 बजे निकलना था। मैं उठा सो के 10 बजे। फिर मैंने देखा एक ट्रेन में एक टिकट खाली थी, चेयर कार में। तो उसके बाद से फिर हुआ क्या कि उसको लिया, शाम को आ गया यहाँ पे। उसके बाद आने के बाद एकदम फ्रेश एनर्जी, और उसके बाद बैठा, अपना जितना काम था सारा काम निपटा दिया मैंने। तो ये था, 4 दिन बर्बाद किए, लेकिन उसके बाद अगले 5 दिन रूम से निकला नहीं। तो वही बात थी कि ये दिवाली जो थी ये बहुतों के लिए दिवाला थी। खैर एनीवे, अब मुद्दे की बात आ जाते हैं। मुद्दे की बात ये है KMNO4 K2CR2O7। अब जिसका भी दिवाला निकलना था, जो ज्ञान आपको दिया था वो ज्ञान खुद पे भी अप्लाई किया मैंने, क्योंकि मुझे पता था दिवाली के बाद दिवाला निकलेगा। हाँ, इसमें इस ड्यूरेशन में बड़ी अच्छी अच्छी चीजें हो गई, उस 5-6 दिन के अंदर वो 4 दिन की अच्छी एनर्जी, और वो 4 दिन का अकेलापन, और वो 5वां दिन जो 5 दिन की एनर्जी थी बहुत अच्छी रही। मतलब एक अचानक से आपको रिफ्रेश कर देती है। तो इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें कि देखिए, अब हम करने क्या वाले हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। एनसीईआरटी अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो मैं तुमको बता रहा हूं, एनसीईआरटी में थोड़ा उथल पुथल है, लेकिन मेरे सीक्वेंस से चलोगे तो तुमको एक एक चीज बड़ी आसान लगेगी, एक एक चीज बड़ी इंटरलिंक्ड लगेगी। आइए यहाँ पे हम शुरू करें। अगर हमें बात करनी है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड्स, मेटल ऑक्साइड एंड ऑक्सोकेटाइन, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस। तो अब यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं सबसे पहली चीज से, एक एक चीज करके सुनिएगा। एनसीईआरटी माता रानी का ये कहना है कि जब आप वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ते हैं, कहां लिखा हुआ है एनसीईआरटी के अंदर? एनसीईआरटी है किसी के पास? एक बारी मुझे दे दीजिए एनसीईआरटी, दे दीजिए। दे दो। एनसीईआरटी में मैं आपको दिखा देता हूं कहां पे लिखा हुआ है। अभी तक जो पोर्शन हम पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे, और मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जैसे कि हमें पता है, देखो यहाँ पे ये अभी तक हम पढ़ रहे थे प्रिपरेशन ऑफ K2CR2O7 एंड KMNO4, ये हमने पूरा पढ़ के खत्म कर दिया है यहाँ तक, ठीक है, ये हमने यहाँ तक पूरा पढ़ के खत्म कर दिया। आप देखेंगे ऑक्साइड एंड ऑक्सोकेटाइन ऑफ मेटल यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, ऑक्साइड एंड ऑक्सोकेटाइन ऑफ मेटल, ऑक्साइड एंड ऑक्सोकेटाइन ऑफ मेटल, ये जो चौथा टॉपिक मैंने डाल रखा है।
इसके बाद आप देखेंगे पहला टॉपिक कहां पे शुरू होता है। दरअसल इस बात को समझने के लिए आपको पीछे की 3 बातें आना बहुत जरूरी है। क्या क्या बातें हैं मैं आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहली चीज मैंने लिखा है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कहां लिखा हुआ है, आप अगर देखेंगे तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की शुरुआत जो होगी वो यहां से होगी। देखिए 4.3.4 ऑक्सीडेशन स्टेट यहां शुरुआत होगी। इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे ही आप कवर कर लेते हैं, उसके बाद तुरंत आता है आपके पास ट्रेंड्स ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, ट्रेंड्स ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। देन उसके बाद ये 4.3.7 ये एनसीईआरटी में मैं मार्क कर दे रहा हूं ये कौन कौन से वाले हैं। तो ये है आपका सबसे पहली चीज 4. यहां पे इसी सीक्वेंस में चलना, चीजें बड़ी आसान रहेंगी तुम्हारे लिए और बहुत जल्दी याद होगा। 4.3.4 उसके बाद अगर हम आपसे बात करते हैं दूसरा, तो ट्रेंड्स ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि ये टॉपिक नंबर कौन सा है 4.3.7। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहां पे देखना केमिकल रिएक्टिविटी नहीं, उसके बाद से ऑक्साइड। ऑक्साइड ये टेबल नंबर 4.6 है ऑक्साइड और हैलाइड्स के बारे में। यहां पे अगर हम बात करें तो ये भी हो गया 4.3.7 ही कंप्लीट। मेटल ऑक्साइड एंड ऑक्सोकेटायन ये कहां पे लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है आपका 4.1, यानी कि ये क्या है 4.4.1। उसके बाद कैटालिटिक प्रॉपर्टी है एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन। तो कैटालिटिक प्रॉपर्टी कौन सा है 4.3.12। ठीक है, अगला अगर हम बात करते हैं फॉर्मेशन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है आपका यहाँ पे 4.3.11। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन, ये कौन सा है 4.3.10 है। ठीक है, ये थोड़ा सा आगे है बस, बाकी ये सब जो है ये सब इंटरलिंक्ड है एक दूसरे के साथ। आपको अगर एक ढंग से आया तो दूसरा आएगा, दूसरा ढंग से आया तीसरा आएगा, तीसरा ढंग से आया चौथा आएगा, चौथा ढंग से आया पांचवा आएगा। मतलब सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, याद करने में बड़ी आसानी होगी। अगर याद करने की बात छोड़िए, बड़ा इजी लगेगा, बहुत इजी गोइंग लगेगा चैप्टर। तो सब एनसीईआरटी में आपके दिया गया है, बस सीक्वेंस मेरा पकड़ना, उसके अनुसार चलते रहना, आपका सवाल देखना 100% करेक्ट होता चला जाएगा। सबसे पहली चीज हम बात करते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की। एनसीईआरटी क्या लिखती है, लाइन पहले समझना। द एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ट्रांजिशन एलिमेंट जितने हैं वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट जितने भी हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट वो क्या शो करते हैं डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉर एग्जांपल बताइए सर कौन कौन सा शो करते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर क्या पाया जाता है, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट पाया जाता है। डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका क्या प्रमाण है, इस बात का क्या वजूद है आपके पास, क्या एग्जिस्टेंस, आप कैसे कह सकते हो। अब देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर इतने तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे कि स्कैंडियम जो है वो +3 में 234 2345 23456 23456 अब देख सकते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रख रहे हैं। तो सबसे पहली चीज ऐसा कैसे संभव हो पा रहा है, आइए देखिए क्या लिखता है एनसीईआरटी कि द एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट इज ड्यू टू द पार्टिसिपेशन ऑफ inner n-1d electron in addition of outer ns electron because the energy of ns and n-1d subshell are nearly same। एनसीईआरटी के कहने का मतलब क्या है, इस बात को अगर पूरा ओवर एग्जाजरेट करके मैं आपको बताऊं तो एनसीईआरटी ये कहना चाहती है कि n-1d के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कौन से इलेक्ट्रॉन है बोलो जल्दी, अनपेयर्ड। उसने अनपेयर्ड नहीं लिखा कहीं पे भी, लेकिन मैं दिखाऊंगा एनसीईआरटी में आगे लिखा हुआ है ये बात। क्या लिखता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो n-1d के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और जो आउटर ns इलेक्ट्रॉन है, कौन है बोलो जल्दी, आउटर ns इलेक्ट्रॉन, इनको आप निकाल दीजिए, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पता चलता चला जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं ये अनपेयर्ड लिखने का मतलब क्या हुआ, स्कैंडियम का कन्फ्यूग्रेशन क्या बनेगा 3d1 अनपेयर्ड है, टाइटेनियम का 3d2 अनपेयर्ड है, अगर हम बात करें वेनेडियम का 3d3 अनपेयर्ड है, अगर हम बात करें क्रोमियम का 3d5 अनपेयर्ड है, अरे हाँ ना बोलो भाई, और अगर हम बात करें मैग्नीज का 3d5 और 4s2, यानी कि पांचों के पांचों क्या है अनपेयर्ड है। तो s का तो दोनों इलेक्ट्रॉन निकालना है आपको, s का दोनों इलेक्ट्रॉन निकालना है, s का दोनों इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर हम बात करें d का कौन सा इलेक्ट्रॉन निकालना है, अनपेयर। अब देखो जैसे कि अगर मैं बात करूं कि स्कैंडियम के अंदर कितना होता है, तो स्कैंडियम के अंदर d1 होता है, d1 का मतलब अनपेयर्ड है, अरे हाँ ना बोलो भाई। अगर हम बात करें टाइटेनियम का, तो टाइटेनियम का कितना होता है, d2 होता है, तो ये क्या है अनपेयर्ड है। अगर हम बात करें वेनेडियम का तो कितना होता है, d3 होता है,
तो ये क्या है, अनपेयर्ड है। अगर हम बात करें क्रोमियम का तो ये क्या है, D4 है, और क्या होता है, अनपेयर्ड। अगर हम बात करें मैग्नीज का तो ये क्या है, D5, ये क्या है, अनपेयर्ड। कैसे अनपेयर्ड है? हा? अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, D5, ठीक है। अगर हम बात करें कैसे अनपेयर्ड है, तो देखो D है, D के अंदर कितने कटोरे हैं टोटल, 5, एक इलेक्ट्रॉन। यहां पे जाओगे तो कितने इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे, बताना जरा, 2 इलेक्ट्रॉन ए। यहां पे अगर मैं बात करूं कितने इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे, यहां पे अगर हम तुमसे बात करते हैं तो यहां पे नजर आएगा आपको 2 इलेक्ट्रॉन। ये देखना, एक मिनट, ये रहा 3D, 1 2 3 4 5। अब इसको मैं एक बारी कॉपी तो नहीं कर पाओगे, यही तो प्रॉब्लम है। कोई ना, ऐसे लिखता हूं, एक इलेक्ट्रॉन, यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2, यहां पे कितने हो जाएंगे, 3, यहां पे कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, और यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहां पे भी 5 इलेक्ट्रॉन है। अब ढंग से सुनना मेरी बात को, ढंग से सुनना। मैंने कहा एस के जितने इलेक्ट्रॉन है सब बाहर निकाल सकते हो, एस के जितने इलेक्ट्रॉन है सब बाहर निकाल, लेकिन n-1d का जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सिर्फ उसे ही बाहर निकाल सकते हो। अब आगे गए आयरन गए तो आयरन क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा, मतलब ये पेयर्ड बन गया। यानी उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, 4। कितने इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, और एस में से कितने निकाल सकते हो, यानी आयरन का मैक्सिमम कितना पाया जाएगा, 6। अच्छा आगे गए, मान लो आयरन के बाद कोबाल्ट आया, तो कोबाल्ट में कितने इलेक्ट्रॉन अब अनपेयर्ड, 3, और कितने और निकाल सकते हो, यानी कितना हाईएस्ट, 5। अच्छा एक बात तो, निकल में गए तो निकल में एक बात तो, अब कितने अनपेयर्ड, और एस में से कितने निकाल सकते हो, मतलब हायर कितना पाया जाएगा। अच्छा एक बात तो, अगर मैं बात करूं कि कॉपर में D10 होता है तो कॉपर में कितना पाया जाएगा, 2 पाया जाएगा। अरे हाँ ना बोलो भाई। अब यही बात मैं तुमको इस तरीके से समझाना चाहता हूं, सुनना। हाँ। अरे सुनोगे भाई पहले, यहां पे देखो, यहां पे +3 मैक्सिमम है, यहां +4 है, यहां +5 है, यहां +6 है, और यहां +7 है। यहां से यहां तक तो इंक्रीज कर रहा है, आप देखो। और इसके बाद ये क्या करना शुरू कर चुका है, डिक्रीज। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मेरे जितना s का इलेक्ट्रॉन है ये पूरा निकाल लो, ये क्या निकाल लो, पूरा निकाल लो। और जितना n-1d में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है आप सिर्फ इसको बाहर निकाल सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात को? सिंपल सी बात, अगर मैं कहता हूं कि ये क्या है, ये n-1d में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सिर्फ उसको बाहर निकालना है, और ns का पूरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। समझ रहे हो? यानी कि अगर मान लो ns का इलेक्ट्रॉन सब में +2 है या नहीं है, ये मुझे बताओ। +1 किस में है, बताना जरा, किस में है, क्रोमियम में और कॉपर में। किस में है, क्रोमियम में और कॉपर में। इसका मतलब क्रोमियम में +1 आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, और कॉपर में भी +1 आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। एक्सेप्शनली क्रोमियम में +1 आज तक नहीं देखा गया है। ऐसा नहीं है कि वो आता नहीं है, हो सकता है आगे डिस्कवरी हो जाए, आगे पाया जाए, लेकिन आज तक के अनुसार मैं तुमको बता रहा हूं, आज तक क्रोमियम के अंदर +1 नहीं देखा गया है। कॉपर में +1 देखा गया लेकिन क्रोमियम में नहीं देखा गया है। दूसरी बात बताता हूं, एक और बात करता हूं आपसे, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर बताओ, कोबाल्ट का 27। 27 का मतलब क्या हो गया, 3d7 4s2, मतलब 2 पाया जाएगा या नहीं पाया जाएगा, पाया जाएगा। 3d7 का मतलब कितने अनपेयर्ड हैं, 3, तो यानी +2 पाया जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे, +3 +4 +5, +5 पाया जाना चाहिए या नहीं पाया जाना चाहिए, नहीं पाया जाता है। बस यही कुछ बातें हैं जो नहीं पाई गई हैं, जो आज तक नहीं दी गई हैं, मतलब आज तक देखा नहीं गया उन्हें। अब याद रखने का क्या तरीका, वो मेरे ऊपर छोड़ो, मैं बता दूंगा, लेकिन पहले मेरी बात सुनो। मैं आयरन की बात करता हूं, कोबाल्ट में +5 नहीं पाया जाता है। आयरन में मैं तुमसे बात करता हूं, आयरन में आप मुझे सोच के बताना। पहली चीज मैंने क्या बोला कि कोबाल्ट में +5 नहीं देखने को मिलता है। आयरन में बताओ कितना, अगर आयरन की अगर हम तुमसे बात करते हैं तो क्या बन जाएगा, 3d6 4s2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन गायब करोगे तो +2 में होगा, हाँ या ना। अब उसके बाद आ जाओ, एक इलेक्ट्रॉन फिर निकाल सकते हो, +3, दूसरा +4, तीसरा +5, चौथा +6, यानी +2 +3 +4 +5 +6 पाया जाना चाहिए था या नहीं पाया। लेकिन आयरन के अंदर भी आपको क्या देखने को नहीं मिलता है, +5। क्या देखने को नहीं मिलता है, +5। अगर हम बात करते हैं आयरन के अंदर, देखिए +5 वाली जगह खाली है, कोबाल्ट के अंदर भी कौन सी जगह खाली है, +5 वाली, बाकी सब पाया जा रहा है। पाया जा रहा है या नहीं पाया जा रहा है। अच्छा क्रोमियम के अंदर आप मुझे बताइए कन्फ्यूग्रेशन क्या बनता है, 3d5 4s1, यानी एक इलेक्ट्रॉन s का निकलेगा और 5 d के निकलेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 पाया जाना चाहिए था।
क्या कहीं पे भी आपको 1 दिख रहा है, ये मुझे बताइए। यानी कि यहां पे +1 नहीं पाया जाता। अच्छा, स्कैंडियम का कन्फ्यूग्रेशन मुझे बताओ कितना होता है स्कैंडियम का। तो 3d1 4s2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन आप s का निकाल सकते थे और एक किसका निकाल सकते थे, d का। यानी +2 और +3 पाया जाना चाहिए था या नहीं। तो यहां पे देखो +2 नहीं, सब में +2 पाया जा रहा है, सब में। ऐसा कोई नहीं है जिसमें +2 नहीं पाया जाता हो। मतलब मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट 3D सीरीज की कितनी है, +2, जो जनरली देखी जा रही है सब में। लेकिन किसमें नहीं देखी जा रही है, स्कैंडियम। तो अब एक लाइन में बोलता हूं, क्या 1 करोड़ में लिखो लिखो कॉपी के अंदर, 1 करोड़ की साइंस में, 1 करोड़ की साइंस में, हाँ 1 करोड़ की साइंस में, 1 करोड़ की साइंस में, 1 करोड़ की साइंस में 5 कॉफी नहीं मिलती। कॉफी नहीं मिलती, कॉफी कॉफी। 1 करोड़ की साइंस में 5 कॉफी नहीं मिलती। हाँ, 1 करोड़ की साइंस में 5 कॉफी नहीं मिलती। देखो इधर देख लो, 1 करोड़ CR+1 कि साइंस में, अब साइंस कहोगे सर इसके लिए +2 बताओ। अबे गधा, उतना याद रखो कि मोस्ट कॉमन +2 होता है, इसमें नहीं पाया जाता है। 1 करोड़ की साइंस में 5 कॉफी नहीं मिलती, 5 कॉफी कॉफी कॉफी। 1 करोड़ की साइंस में 5 कॉफी नहीं मिलती। तो लिखो 1 करोड़ की साइंस में 5 कॉफी नहीं मिलती। ठीक है, 1 करोड़ की साइंस में 5 कॉफी नहीं मिलती। तो यानी कौन कौन लोग नहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो एक तो CR+1 नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, और कौन नहीं एग्जिस्ट कर रहा है साइंस में, ये +2 नहीं, और इन दोनों के अंदर +5। तो 1 करोड़ की साइंस में 5 कॉफी नहीं मिलती, यानी कि ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं, डू नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, एक और बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सुनिएगा। कॉपर का कन्फ्यूग्रेशन कितना है, कॉपर का कन्फ्यूग्रेशन कितना है, ये मुझे बताइए। कॉपर का अगर मैं बात करता हूं तो कॉपर का कन्फ्यूग्रेशन कितना है, 3d10 4s1। यानी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आप निकाल सकते थे, एक। यानी कॉपर कितना पाया जाना चाहिए था, +1। एनसीईआरटी ऐसा कहता है कि कॉपर +2 में भी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। क्या लिखती है एनसीईआरटी की, कॉपर जो है ये +2 में भी शो करता है। तो एक बात और लिखो कॉपी के अंदर, Q2 बोले तो Cu+2, Q2 पानी में बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। एक साथ 2 जवाब लिख रहा हूं मैं, एक तो Q2 एग्जिस्ट करता है, ठीक है, Q2 पानी में बहुत ज्यादा स्टेबल होता 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 है। यानी कि इस रूल के अकॉर्डिंग अगर मैं आपसे बात करूं कि जैसे अपन ने देखा और लिखा, उसके अनुसार एक बात बताओ, 2s के इलेक्ट्रॉन गायब करो और जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नॉट पेयर्ड, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को गायब करके अपन क्या निकाल सकते हैं, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके अनुसार अगर हम बात करें कि 1 करोड़ की साइंस में कॉफी 5 कॉफी नहीं मिलती, कैसे 1 करोड़ की साइंस में 5 कॉफी नहीं मिलती, और Q2 पानी में बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। मतलब इसके अनुसार Q2 नहीं बनना चाहिए था, लेकिन बनता है या नहीं बनता है, तो बनता है। तो ये बात होती है। अब आप इस चार्ट को ना, अगर आप चाहें तो इस चार्ट को पूरा याद करने की बजाय आप अपने दिमाग से निकाल सकते हैं कि ये चार्ट एग्जैक्टली आया कैसे। पहली बात ये समझ में आई। क्या ये इतनी बात सबको क्लियर है या नहीं क्लियर है, ये मुझे बताओ। ये बात सबको क्लियर है। अब आगे अगर हम आते हैं, सवाल आया हमारे पास, which of the following element with the following outer orbital configuration may exhibit the largest number of oxidation state। इनमें से बताइए वो कौन सा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा वो रखेगा ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां कितने निकाल सकते हो, 2 और 3, कितने 5, यहां कितने 6, यहां कितने 4, और यहां पे कितने 7। ये कौन है बोलो जल्दी, मैग्नीज। आंसर क्या हो जाएगा, 4। क्या ये बात समझ में आई। आगे अगर हम बात करते हैं, आगे जरा गौर से मेरी बात को सुनना, आगे अगर हम बात करते हैं, सुनना, एनसीईआरटी के एक्सप्लेनेशन पे थोड़ा सा जाते हैं। एनसीईआरटी लिखती है द एलिमेंट विद द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसके पास सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है, कह रहा है इज इन द मिडिल ऑफ सीरीज। कहने का मतलब क्या हुआ बेटा, यहां पे अगर आप देखोगे कि जिसका सबसे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कहां पाया जा रहा है, मिडिल ऑफ द सीरीज में पाया जा रहा है। कहां पाया जा रहा है, मिडिल ऑफ द सीरीज। मिडिल ऑफ द सीरीज कहां पाया जा रहा है बोलो जल्दी, मिडिल ऑफ द सीरीज। वो कौन है बोलो जल्दी, मन है अपना। कौन है, मन है। आगे क्या लिखते हैं, आगे सुनिएगा, द लेसर ऑक्सीडेशन स्टेट, जो सबसे कम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट है, एट एक्सट्रीम एंड। एक्सट्रीम एंड कहने का मतलब क्या हुआ,
अगर आप एक्सट्रीम एंड वन को देखेंगे, अगर हम बात करें एक्सट्रीम एंड वन, क्या हो गया एक्सट्रीम एंड वन, ये एंड वन है और ये वाला एंड कौन सा है बोलिए जल्दी, एक्सट्रीम एंड टू है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ये एक्सट्रीम एंड टू है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट पाया जा रहा है, ठीक है, एक्सट्रीम एंड टू, एक्सट्रीम एंड टू, वहां पे भी एक ही पाया जा रहा है, यहाँ पे भी एक ही पाया जा रहा है। तो सबसे लेसर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कहां देखने को मिल रहा है अपने को, एक्सट्रीम एंड पे। कहां देखने को मिल रहा है, एक्सट्रीम एंड पे। और वो कौन कौन से हैं बताना जरा, वो कौन कौन से हैं, एक तो कौन सा है बोलो जल्दी, वो कौन सा है, तो एक है आपका स्कैंडियम +3 में और जिंक किस में है +2 में। सवाल इनके ऊपर कैसा बनेगा, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग एलिमेंट विल नॉट शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। पहला ऑप्शन आयरन कोबाल्ट, दूसरा ऑप्शन निकल कॉपर, तीसरा ऑप्शन कॉपर जिंक, चौथा ऑप्शन स्कैंडियम जिंक। पहला सवाल यही बनेगा कि इनमें से कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाएगा, तो आंसर क्या चला जाएगा, स्कैंडियम और जिंक। अगला आ जाते हैं, अर्ली इन द सीरीज स्कैंडियम 2 इज वर्चुअली अननोन। कहने का मतलब क्या है, ये एनसीईआरटी की अगली बात है कि भाई देखो स्कैंडियम में +2 पाया जाना चाहिए था, पाया जाना चाहिए था या नहीं चाहिए था, लेकिन क्या स्कैंडियम में +2 देखने को मिलता है, तो जवाब है नहीं। तो लिखता है अर्ली इन द सीरीज, मतलब सीरीज की शुरुआत में स्कैंडियम 2 इज वर्चुअली अननोन। इस बात का कहने का मतलब क्या है, एनसीईआरटी ने ये नहीं कहा है कि दे डू नॉट एग्जिस्ट, एनसीईआरटी इनफैक्ट इज सेइंग क्या कि भाई जो अर्ली इन द सीरीज स्कैंडियम 2 इज वर्चुअली अननोन, मतलब कि जो स्कैंडियम 2 है आज तक उसको देखा नहीं गया, वो वर्चुअली अननोन है। कैसा है, वर्चुअली अननोन, मतलब ऐसा नहीं कह रही है कि दे डोंट एग्जिस्ट, वो कह रही है कि आज तक हमने नहीं देखा है। ठीक है, समझ रहा हूं मेरी बात को, तो ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है कि यहां पे अर्ली इन द सीरीज स्कैंडियम इज वर्चुअली अननोन। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि टाइटेनियम के अंदर +2 है, +3 है, +4 है। अब ये यहां पे देखना दूसरा पॉइंट, इसी में से निकाल के मैंने यहां पे देखो कि ये टाइटेनियम +4 में ये दिखा रहा है हाईलाइट करके, यानी ये कहना चाहता है ये सबसे ज्यादा स्टेबल किस में है, टाइटेनियम 4 में। सवाल ये उठता है कि +2 और +3 में क्यों नहीं है स्टेबल है, सवाल तो अगला यही। तो एनसीईआरटी ने फिर इस बात का जवाब देते हुए क्या लिखा कि टाइटेनियम 4, क्या लिखा एनसीईआरटी ने, टाइटेनियम 4, क्या लिखा, टाइटेनियम 4 इज मोर स्टेबल देन टाइटेनियम 2 एंड 3। क्या वजह हो सकती है, तो इसकी वजह अभी डिस्कस करेंगे इनके ऊपर, डोंट वरी, अभी 2 मिनट का पेशेंस रखो, बस हम ये पैरा पढ़ के पहले खत्म करते हैं, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आखिर यहाँ पे वजह क्या है। पहली बात तो ये एनसीईआरटी ने लिखी कि दोनों एंड पे सबसे कम लेसर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलता है, मिडिल ऑफ द सीरीज में सबसे ज्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तीसरी बात एनसीईआरटी ने क्या लिखी कि टाइटेनियम में +2, +3 और +4 है, लेकिन +4 जो है ये ज्यादा स्टेबल है और +2 और +3 क्या है, कम स्टेबल है। वजह बताइए, तो वजह हम इसके ऊपर जानेंगे, लेकिन सुनना आगे उसके पहले क्या लिखते हैं, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ रीजनेबल स्टेबिलिटी करस्पॉन्ड इन द वैल्यू टू द सम ऑफ S and D इलेक्ट्रॉन अप टू मैग्नीज। कहने का मतलब क्या है, कह रहा है किसी का भी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो आप NS के दोनों इलेक्ट्रॉन को गायब कर दीजिए और N-1D के इलेक्ट्रॉन को गायब कीजिए, लेकिन कौन से इलेक्ट्रॉन को, अनपेयर। अब दोनों को जोड़ दीजिए, आपको मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मिल जाएगा। और इसी का ये निष्कर्ष है कि मैग्नीज के अंदर, मैग्नीज तक अप टू मैग्नीज, क्या कहने का लॉजिक था, ये कहना चाहता है क्योंकि मैग्नीज तक मैक्सिमम क्या मिल रहा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अरे हाँ ना बोलो भाई, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां तक मिल रहा है, मैग्नीज तक, और उससे आगे जाने पे नहीं मिल रहा है। इसीलिए उसने बोला, क्या बोलता है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसी का पता करना है। क्या बोला, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ रीजनेबल स्टेबिलिटी, जिनका मतलब आप रीजन दे सकते हैं। क्या लिखा उसने कि रीजनेबल स्टेबिलिटी, कहने का मतलब क्या है, जिनका आप रीजन, जिनका आप कारण बता सकते हैं। करस्पॉन्ड मतलब कि मिलता जुलता है, इन द वैल्यू, किस वैल्यू में, टू द सम ऑफ S and D इलेक्ट्रॉन अप टू मैग्नीज, S and D इलेक्ट्रॉन अप टू मैग्नीज। कहने का मतलब क्या हुआ, उसने ये बात नहीं बोली कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालो, उसने पता है क्या बोल दिया कि मैग्नीज तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है, तो S के इलेक्ट्रॉन को निकालो, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन को निकालो, N-1D के अनपेयर्ड को इलेक्ट्रॉन को निकालो और जोड़ दो, आपको आंसर मिल जाएगा। और जिसका नतीजा ये निकलेगा कि टाइटेनियम के अंदर 4 मिलेगा, वेनेडियम के अंदर 5 मिलेगा, देखो ऊपर लिखा हुआ वेनेडियम के अंदर 5, क्रोमियम के अंदर 6 मिलेगा और मैग्नीशियम के अंदर, मैग्नीज के अंदर 7 मिलेगा। समझ रहा हो मेरी बात को। अब इसीलिए एनसीईआरटी ने यहाँ पे देखो कितनी चालाकी से 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7 देखने को मिलेगा। आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है,
आपको यहाँ पे NS के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लो, N-1D के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालो, आपको आंसर पता चलता चला जाएगा। आगे यहाँ पे देखना, फॉलोड बाय अ रेदर अब्रप्ट डिक्रीज इन द स्टेबिलिटी, मतलब पहले तो मैग्नीज तक बढ़ा और फिर क्या करने लगा, घटने लगा। अरे हाँ ना बोलो भाई, क्यों? क्योंकि अब इसके बाद क्या स्टार्ट हो गई, पेयरिंग। तो उसने पेयरिंग जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, उसने बोला मैग्नीज तक बढ़ेगा और उसके बाद क्या करेगा, घटेगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाएगी, पेयरिंग। तो N-1D में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था अब वो घटने लगा, और घटने की वजह से अब क्या देखने को मिलेगा, रेदर एब्रप्ट डिक्रीज, मतलब बजाय इसके कि बढ़ने की बजाय अब वो क्या होने लगा, अचानक से घटने लगा। क्यों घटने लगा? क्योंकि उसके आगे क्या बढ़ने लगी, पेयरिंग। तो आगे क्या लिखता है, followed by a rather abrupt decrease in the stability of higher oxidation state so that the typical species to follow are, आयरन में कितना पाया जाता है मोस्ट कॉमन, आयरन में 2 और 3, कोबाल्ट में कितना पाया जाता है 2 और 3, निकल में कितना पाया जाता है 2, कॉपर में 1 और 2, और जिंक में कितना पाया जाता है 2। अब देखो एनसीईआरटी ने यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे देखो प्लस, देखो पाया जाता है +6 तक, लेकिन मोस्ट कॉमन कौन पाया गया, +2 +3। कोबाल्ट में पाया जाता है 4 तक, लेकिन मोस्ट कॉमन कौन है, +2 +3। निकल में पाया जाता है 3 4 तक, लेकिन मोस्ट कॉमन है +2। कॉपर में 1 और 2, और जिंक में कितना है, +2। तो एनसीईआरटी अपने स्टेटमेंट में भी लिखती है, एनसीईआरटी अपने स्टेटमेंट में भी, मार्क द वर्ड, इसलिए याद रखिएगा, सवाल कैसा भी बना लेगा, बोलेगा आयरन में बताइए हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो +6, लेकिन मोस्ट कॉमन तो 2 और 3 होते हैं। अगर हम बात करें कोबाल्ट के लिए, वो पूछ सकता है, हाँ इससे बाहर नहीं पूछेगा, लेकिन जो एनसीईआरटी में उसको आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वो सवाल एनसीईआरटी ओरिएंट ही बनाएगा। अब उसने केमिकल बॉन्डिंग को बहुत टच कर लिया, तो अब उसके पास कौन सा स्कोप है, डीएनए ब्लॉक को खूब उधेड़ो। देखो पिछले साल पहले तो सवाल ही नहीं आता था डीएनए ब्लॉक से, अब इधर खूब हर सवाल, हर पेपर में 2-2 सवाल चिपता है, और अब बनाएगा। इधर देखो निकल में कितना पाया जाता है 2, कॉपर में अगर हम बात करें तो 1 और 2, और जिंक में कितना बात करें 2। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी की पूरी बातें थी। अब सवाल ये उठता है, सबसे पहले कि इस लाइन का एक्सप्लेनेशन बताइए। देखिए स्कैंडियम 2 से ज्यादा स्कैंडियम 3 स्टेबल होता है, वजह बताइए। तो सिंपल सी बात है, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 21। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3d1 4s2, यानी s के दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल लीजिए और 3d के एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लीजिए। कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, 3 निकाल लेंगे। तो यहां पे एक बात तय है, क्या बन जाएगा, इनर्ट गैस। टाइटेनियम 3 से ज्यादा टाइटेनियम 4+ क्यों स्टेबल है, अभी लिखा था एनसीईआरटी में, स्कैंडियम 2 इज वर्चुअली अननोन। एनसीईआरटी ने क्या लिखा था, स्कैंडियम 2 इज वर्चुअली अननोन। फिर क्या लिखता है, टाइटेनियम 4 इज मोर स्टेबल देन 2 एंड 3। तो इसके पीछे वजह आप पूछ सकता है कि वजह बताइए। तो देखिए स्कैंडियम 2 से ज्यादा स्कैंडियम 3 हो, टाइटेनियम 3 से ज्यादा टाइटेनियम 4 हो, Mn+6 से ज्यादा Mn+7 हो, या वेनेडियम 4 से ज्यादा वेनेडियम 5 हो। ठीक है, ये दिया हुआ है ना उसने, यहाँ पे देखो जरा गौर से, यहाँ पे देखो वेनेडियम के अंदर कितना दिया है, +5 को मैक्सिमम बताया, टाइटेनियम के अंदर 4 को मैक्सिमम बताया, मैग्नीज के अंदर +7 को मैक्सिमम बताया या नहीं बताया। तो अब इसके पीछे वो जानना चाहता है कि बताइए इनमें से कुछ का कारण आप बताइए कि स्कैंडियम हुआ, हालांकि एनसीईआरटी ने 2 ही बात मेंशन की है, या तो स्कैंडियम या तो टाइटेनियम, लेकिन मुझे पता है कि वो थोड़ा सा और हट के कहां कहां पूछ सकते हैं, मैग्नीज और वेनेडियम भी पूछ सकते हैं। तो इनमें ये क्यों स्टेबल है, सिंपल सा एक रीजन है भाई, इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन। क्या रीजन है, इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन। दूसरा सवाल वो पूछेगा कि देखिए Mn3+ से ज्यादा Mn2+ स्टेबल है। अभी ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग वाला सवाल इसी के जस्ट पहले कराया था मैंने पहला। ठीक है, Mn3+ से ज्यादा Mn2+ स्टेबल है, इसके पीछे वजह बताइए। क्योंकि Mn3+ क्या बनेगा आपका बताइए तो जरा, D4 बनेगा, और ये क्या बनेगा, D5। और D5 कन्फ्यूग्रेशन क्या है, हाफ फिल्ड कन्फ्यूग्रेशन। क्या है बोलिए जल्दी, हाफ फिल्ड कन्फ्यूग्रेशन। ये है हाफ फिल्ड कन्फ्यूग्रेशन। ये क्या है, हाफ फिल्ड कन्फ्यूग्रेशन। हाफ फील्ड कन्फ्यूग्रेशन होने की वजह से D5 जो होगा, यानी Mn2+ जो होगा, वो Mn3+ से ज्यादा स्टेबल पाया जाएगा। अगला सवाल और बना सकता है कि Cr2+ से ज्यादा स्टेबल तो Cr+3 होता है, ये बताइए ऐसा क्यों है। लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो, मैंने कहा था CFT एक थ्योरी हम पढ़ेंगे कहां पे, कोऑर्डिनेशन में बोला था ये बात, और वहां पे समझा भी दिया था। जिसने समझाया अच्छी बात है, नहीं समझाया तो आप कोऑर्डिनेशन का वेट कीजिए। ठीक है, इधर सुनिए, Cr+2 और Cr+3 में ज्यादा स्टेबल कौन होता है, D3, Cr+3। क्यों, क्योंकि अगर हम बात करें, ये भी हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड कहां पे है बोलो जल्दी, अकॉर्डिंग टू CFT। अकॉर्डिंग टू CFT इसका कंफ्यूग्रेशन क्या बन जाएगा, T2G3
और Eg क्या बन जाएगा 0। ये देखो वीवीटी के अकॉर्डिंग हाफ फील्ड है और ये किसके अकॉर्डिंग है, सीएफटी के अकॉर्डिंग हाफ फील्ड है। इसलिए तो ये 5 ऐसी स्पीसीज है जिनके ऊपर सवाल बना लेगा और सवाल बना के आपसे ये पूछ लेगा कि भाई बताइए ये इससे ज्यादा स्टेबल कैसे, स्कैंडियम +2 से स्कैंडियम +3 ज्यादा स्टेबल कैसे, टाइटेनियम +3 से टाइटेनियम +4 ज्यादा कैसे स्टेबल है, यहाँ पे मैग्नीज +6 से +7 ज्यादा स्टेबल कैसे है, वेनेडियम +4 से +5 कैसे ज्यादा स्टेबल है, मैग्नीज 3 से 2 कैसे ज्यादा स्टेबल है, क्रोमियम +2 से +3 ज्यादा कैसे स्टेबल है। तो पहली एक हेडिंग लगाइए, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ वही 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 लिख पा रहा हूं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये लगा के लिखो, ये कन्फ्यूग्रेशन पहले लिखो, ये वाला कन्फ्यूग्रेशन लिखिए आप लोग, ये वाला कन्फ्यूग्रेशन लिखो। अगर किसी भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हेडिंग लगाओ और उसके अंदर सबसे पहले वो कन्फ्यूग्रेशन लिखो। अगर किसी भी 3D सीरीज के एलिमेंट का 3D सीरीज के एलिमेंट का 3D सीरीज के एलिमेंट का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पता करना है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पता करना है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पता करना है, तो आउटर एस के सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दो, सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दो, आउटर एस के सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दो, और आउटर एस के सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दो, और n-1d के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसको निकाल दो, उसको निकाल दो, उसको निकाल दो, उसको निकाल दो, और दोनों को ऐड कर 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 दो। ठीक है, चलें आगे चलें। चलिए अब हम आगे चलते हैं, दोनों को ऐड कर दो, मतलब सिंपल सी बात है, इसके पूरे इलेक्ट्रॉन निकाल दो, इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल के दोनों को जोड़ दो, आपको हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पता चल जाएगा। आगे आते हैं अपनी बात पे, एनसीईआरटी के आगे की बातें करते हैं। क्या लिखती है, द वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। सिंपल सी बात है, लिखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट में लिखिए कि ट्रांजिशन एलिमेंट की खास बात होती है, ट्रांजिशन एलिमेंट की खास बात होती है, ट्रांजिशन एलिमेंट की खास बात होती है कि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ये लाइन बड़ी काम आएगी आगे। ट्रांजिशन एलिमेंट की खास बात ये होती है, ट्रांजिशन एलिमेंट की खास बात ये होती है, ट्रांजिशन एलिमेंट की खास बात ये होती है कि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट की खास बात यह होती है कि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट की खास बात यह होती है कि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट की खास बात यह होती है कि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, पहली चीज। इसी कारण वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी दिखाएंगे। ठीक है, यही रीजन होगा जब मैं कैटालिटिक प्रॉपर्टी की बात करूंगा तो मैं कहूंगा कि अपने कैटालिटिक प्रॉपर्टी के दिखाने के पीछे इनका सबसे बड़ा कारण यह है कि वेरिएबल, आयरन को बोलोगे +2 में रहोगे, कहता है साहब रह लूंगा, बोलोगे +3 में रहोगे, कहता है साहब रह लूंगा, बोलोगे +4 में रहोगे, कहता है साहब रह लूंगा, बोलोगे +6 में रहोगे, कहेगा साहब रह लूंगा। अब बोला जाए 6 से अगर 4 आना है तो 2 इलेक्ट्रॉन खाना पड़ेगा, बोला इलेक्ट्रॉन खाओगे, कहता है साहब खा लूंगा। बोला +4 से +6 जाना है, उसके लिए तुमको 2 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, बोला ठीक है साहब दे दूंगा। समझ रहे हो मेरी बात को? मतलब कि वेरिएबिलिटी जो है, इनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की क्षमता रखना अपने आप में इनको बहुत बड़ा फायदा देगा।
ये इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में बैठे बैठे खा सकते हैं, बैठे बैठे छोड़ सकते हैं। यही कारण है कि मैक्सिमम डी ब्लॉक के एलिमेंट ही किसकी तरह यूज किए जाते हैं, कैटलिस्ट। आप हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पढ़ते हो, निकल पीटी पीडी ही क्यों लेते हो? आप डिकॉन्स प्रोसेस पढ़ते हो, CuCl2 ही क्यों लेते हो? समझ रहे हो मेरी बात को? आप कांटेक्ट प्रोसेस लेते हो, वेनेडियम का ऑक्साइड ही क्यों लेते हो? सिंपल सी बात है, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट के पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट से रखने की क्षमता होती है। और ये क्यों क्षमता होती है? क्योंकि S का इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और N-1D के अनपेयर डोनेट कर देगा। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। कहोगे साहब इलेक्ट्रॉन खाना है, कहता है खा लूंगा साहब। कहोगे इलेक्ट्रॉन दे इधर दे, कहता है दे दूंगा साहब। बोलोगे +2 में रह, कहता है साहब ठीक है। +3 में रह लेगा। इसीलिए मैक्सिमम कैटलिस्ट की तरह काम कौन करता है, डी ब्लॉक एलिमेंट। कारण क्या है डी ब्लॉक एलिमेंट के कैटलिस्ट की तरह काम कर, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। और एनसीईआरटी उस बात को बहुत क्लियरली कहती है, द वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ये एक बेहद खास बात है, ये पहचान है, ये आइडेंटिटी है किसकी, ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखना ये ट्रांजिशन एलिमेंट की खासियत है। अगली लाइन, arises out of incomplete filling of d orbital। फिर से पढ़ो ये लाइन, फिर से पढ़ो। इनकम्प्लीट, अनपेयर्ड, बात समझ में आई? arises out of incomplete filling of d orbital। एक बात पहले लिखता है, दूसरा का बात बाद में लगता है, ताकि तुमको समझ में ना आए, मास्टर से पढ़ना ही पड़े, है ना? बिजनेस दोस्त ये कर रहे हैं यार, देख रहे हो? ये बात वहीं लिख देते तो क्या प्रॉब्लम हो जाती? पहले क्या बोला कि एस और डी को जोड़ दो, बच्चा कंफ्यूज है, एस और डी को जोड़ दो, तो लो जोड़ दे रहे हैं, 10 और 2 12 आना चाहिए, 12 तुम दिए ही नहीं हो। फिर अगली पैरा में आता है, कहता है इनकम्प्लीट फिलिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, यानी जो अनपेयर्ड है उसको निकालो। अभी भी अनपेयर्ड नहीं बोला, इनकम्प्लीट फिलिंग। इनकम्प्लीट फिलिंग का मतलब क्या समझे आप? अनपेयर्ड। ठीक है, आगे क्या लिखता है, इन सच अ वे दैट देयर ऑक्सीडेशन स्टेट डिफर्स फ्रॉम ईच अदर बाय यूनिटी। वेनेडियम 2 में भी है, वेनेडियम 3 में भी है, वेनेडियम 4 में भी है, वेनेडियम 5 में भी है। क्यों लिखा है ऐसा? सिंपल सी बात है, वेनेडियम का एटॉमिक नंबर मुझे बताओ कितना होता है वेनेडियम का? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम 23। कंफ्यूग्रेशन क्या बना, AR। AR के बाद क्या बना, 3D3 4S2। इसके दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो +2 में आ गया कि नहीं आ गया? इनकम्प्लीट में 3 अनपेयर्ड है, एक निकाला तो +3, 2 निकाला तो +4, 3 निकाला तो +2 3 4 5। इसीलिए बोला है। समझ में आई मेरी बात? एग्जाम्पल उसने दे दिया, अब तुम इसको डिकोड कर सको तो कर लो। ठीक है, तो यहां पे जरा गौर से मेरी बात को देखो, वेनेडियम इसीलिए +2 +3 +4 +5, और इसके जरिए आपको किसी में निकाल सकते हो। आगे क्या लिखता है, दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट विथ वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। अब इस लाइन का मतलब क्या है? हाँ, इस लाइन का कोई मतलब मुझे बता दे। This is in contrast with variability of oxidation state of non-transition element, where oxidation state is normally differ by unit 2। वो सिर्फ इनर्ट पेयर इफेक्ट की बात कर रहा है आपसे। किसकी बात कर रहा है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। आइए पहले इनर्ट पेयर इफेक्ट मैं आपको समझाता हूं, तभी एनसीईआरटी की बात आप समझ पाएंगे, अन्यथा आपकी औकात से थोड़ा बाहर है ये। क्या सुनिए इधर, इनर्ट पेयर इफेक्ट में अगर आपको समझाऊं तो इनर्ट पेयर इफेक्ट यहीं पे बताता हूं। देखिए क्या होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट कहां पे आता है? पी ब्लॉक में आता है। तो सुनिए, इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट देखिए ये किसके लिए वैलिड है? 13 के लिए, 14 के लिए, 15 के लिए। कंफ्यूग्रेशन 13 का क्या बनेगा? NS2NP1। यहां पे क्या बनेगा? NS2NP2। और यहां पे क्या बनेगा? NS2NP3। पक्की बात है, बोलो हाँ या ना? एक बात है, ये कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम ये दे सकता है? 5। ये कितने दे सकता है? 4। ये कितने दे सकता है? 3। अब बात आती है कि बोरॉन से लेके थैलियम तक की हम बात करते हैं, बैगन आलू गाजर इन थैला। उसके बाद काला सिरका जर्मनी का, श्रीनगर की पाव भाजी। अब यहां पे देखना जरा गौर से, यहां पे कौन हो जाएगा? नहीं पटेगी ऐश्वर्या सलमान बिड़ू से। ठीक है, अब एक बात बताइए कि अगर हम बात करें बोरॉन कितना ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, आप मुझे बताइए कितना मैक्सिमम? आप कहेंगे +3। अगर मैं बात करूं कि कार्बन कितना शो करेगा? +4। अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन, +5। अब जरा गौर से मेरी बात को सुनना, बीआई की अगर मैं बात करूं तो ये कितना शो कर सकता है? +5।
अगर मैं बात करूं पीबी की तो ये कितना शो कर सकता है +4। अगर मैं बात करूं थैलियम की तो ये कितना शो कर सकता है +3। क्या ये बात क्लियर है या नहीं क्लियर है? अब ढंग से सुनिएगा मेरी बात को यहाँ पे तरीके से। दरअसल होता क्या है कि जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो ये देखिए ये कौन सा पीरियड था, सेकंड पीरियड था, आप लोगों को पता है। उसके बाद कौन सा आएगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, आता है या नहीं आता है? तो बैगन आलू गाजर इन थैला, ठीक है। तो बैगन आलू कौन से पीरियड का हो गया, थर्ड, गाजर कौन से पीरियड, फोर्थ, इन कौन से पीरियड का, फिफ्थ, और थैला कौन से पीरियड का, सिक्स। यानी कि ये कौन से पीरियड के हैं, बोलो जल्दी, सिक्स। अगर तुम पीरियोडिक टेबल के फॉर्मूले से जाओ तो एनएस से शुरुआत होती थी, समाप्त किस पे होता था, एनपी पे, बीच में n-1d, बाजू में n-2f। ये आता था या नहीं आता था? कहां से शुरू होता था, बोलो जल्दी, एनएस, एनपी, n-1d, n-2f। आइए देखिए, अगर n की वैल्यू आपने कितनी मान ली, 6, तो क्या बनेगा, ये 6s, फिर क्या बनेगा 6p, फिर क्या बनेगा 5d, फिर क्या बनेगा 4f। क्या d और f दोनों की शील्डिंग पुअर होती है या नहीं होती है? इनका सिग्मा कैसा होता है, बोलो जल्दी, पुअर। लेकिन d और f में भी ज्यादा किसका होता है, 4f का सिग्मा ज्यादा पुअर होगा या नहीं होगा, ये बताओ। अगर 4f का सिग्मा कैसा है, पुअर है, कैसा है, पुअर है, तो z इफेक्टिव इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनता है, z माइनस सिग्मा, बनता है या नहीं बनता है? सिग्मा अगर बेकार हो गया तो z इफेक्टिव क्या हो जाएगा, अच्छा। z इफेक्टिव अगर बढ़ गया मतलब न्यूक्लियस का होल्ड आउटर इलेक्ट्रॉन पर अब ज्यादा लगेगा या कम लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो क्या एक बात बताइए, अगर अट्रैक्शन ज्यादा हुआ, अट्रैक्शन बढ़ा, तो क्या कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा मेरे भाई? कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा। 4f की वजह से लगने वाले कॉन्ट्रैक्शन का नाम क्या देते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू 4f इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू 4f इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू 4f इलेक्ट्रॉन। यहां पे क्या देखने को मिलेगा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से अगर मैं तुमसे बात करता हूं तो यहां पे देखना कंफ्यूग्रेशन, तो यहां भी NS2NP1 है, हाँ या ना? यहां कितना है, NS2NP2, यहां पे कितना है, NS2NP3। अब क्या होता है, न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस पकड़ के बैठ जाता है किसको, s इलेक्ट्रॉन को, किसको पकड़ के बैठ जाता है, s। कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से शेल्स पास आए, कॉन्ट्रैक्ट हुए, तो s को पकड़ के बैठ गया, क्या बोलने लगा, जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं। अब कहता है तू रिएक्शन में जितना मर्जी पार्टिसिपेट कर ले, तुझे तो मैं नहीं जाने दूंगा बेटा। अब मान लो कि अगर ये दो देखो पहले इसका +3 कैसे आया, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन देने में सक्षम था रिएक्शन के अंदर। अभी क्या हुआ, न्यूक्लियस से पकड़ लिया और क्या गाने गाने लगा, जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं। चाहे कोई तुझको कितना भी बुला ले, कोई कितना भी रिएजेंट का जोर लगा ले, लेकिन नहीं जाने देंगे, चाहे कुछ हो जाए। काहे नहीं जाने देंगे, क्योंकि तू मेरे करीब आ गया और मेरे होल्ड में आ गया, और होल्ड में आ गया मैं तुझे पकड़ के रखूंगा। यानी कि अब बताओ रिएक्शन के अंदर ये कितने इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, ये कितने दे पाएगा, और ये कितने दे पाएगा। यानी कि यहां पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट, +1, यहां पे +2, और यहां पे +3। क्या ये भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है? लेकिन अगर मैं तुमसे बात करूं कि यहां पे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, +1, देन कौन होगा, +2, देन कौन होगा, +3, हाँ या ना? इसीलिए कहा जाता है पी ब्लॉक में ऊपर से नीचे जाने पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की तुलना में, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की तुलना में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल। ये कौन है, हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट है। कौन है, बोलो जल्दी, हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट। क्या ये बात समझ में आई या नहीं है? तो कहता क्या है, द वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। एक तो ट्रांजिशन एलिमेंट, क्या इनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलोगे, हाँ या ना, बस इतना बताओ मुझे, नहीं बोल सकते। तो एनसीईआरटी ने कितनी प्यारी बात लिखी, क्या लिखता है, दिस इज इन द कॉन्ट्रास्ट विथ वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। कहने का मतलब है इनर्ट पेयर इफेक्ट के जो आयन है उनके लिए लिख रहा है नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट विथ वेरिएबिलिटी, वो भी नॉन ट्रांजिशन वाले भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे हैं, और ट्रांजिशन वाले तो दिखा ही रहे हैं। तो क्या लिखता है, this is in the contrast with variability of oxidation state of non-transition element where the oxidation state normally differ by the unit of 2। यूनिट ऑफ 2 क्यों, अरे पहले 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता था, न्यूक्लियस ने कहा 2 तो नहीं देने दूंगा, कितना दे पाएगा, 1, तो चार्ज कितना आएगा, +1। अगर कोई 4 दे सकता था तो न्यूक्लियस ने कितने को पकड़ लिया, 2 को, कहा नहीं अब तुझे कितना देना है, 2। तो क्या लिखता है, अभी तक आप क्या कर रहे हो, एस के दोनों इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हो और इसके अनपेयर्ड को निकाल रहे हो।
इसीलिए वो एनसीईआरटी ने क्या लिखा, दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट, अपोजिट है ये। क्यों अपोजिट है? क्योंकि वहां अलग फिनोमेना चल रही है, वहां ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ने पकड़ रखा है। और क्या गाना गा रहा है, जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं। समझ रहा हो मेरी बात को? इसीलिए लिखा दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट, ये कॉन्ट्रास्ट, ये अपोजिट है थोड़ा। क्यों अपोजिट है? विद द वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। किसके लिए बोल रहा है? नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, वेयर द ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मली डिफर बाई यूनिट ऑफ टू। यूनिट ऑफ टू कहने का मतलब क्या है? एस इलेक्ट्रॉन के लिए जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं। तो एक बात लिखो पहले, इन इनर्ट पेयर इफेक्ट, इन इनर्ट पेयर इफेक्ट, इन इनर्ट पेयर इफेक्ट, in inert pair effect, stability of stability of stability of higher oxidation state, stability of higher oxidation state, stability of higher oxidation state increases down the group, increases down the group, increases down the group, increase stability of higher oxidation, अच्छा sorry, higher तो लिखो decreases down the group। क्या लाइन है पूरी बोल दो तुम। इनर्ट पेयर इफेक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अगली लाइन लिखो, एंड स्टेबिलिटी ऑफ, एंड स्टेबिलिटी ऑफ, स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, and stability of lower oxidation state increases down the group, increases down the group, and stability of lower oxidation state increases down the group। ठीक है, चलें आगे आइए। देखिए अब अगली बात क्या लिखती है एनसीईआरटी, ऑल्दो इन पी ब्लॉक द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आर फेवर्ड बाई हैवियर मेंबर। हैवियर मेंबर कौन हुआ? ऑब्वियस है मेरे भाई, ऊपर से नीचे आप जाएंगे मास बढ़ेगा, हैवीनेस बढ़ेगी, इसलिए इनको क्या बोला जाएगा? हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोला जाएगा? हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोला जाएगा? हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट। इन्हें बोला जाता है हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट। इसीलिए उसने क्या बोला, एनसीईआरटी ने अगली लाइन क्या बोली है, क्या लिखा है? ऑल्दो इन पी ब्लॉक द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आर फेवर्ड बाय द हैवियर मेंबर्स। आगे लिखता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसका भी जवाब एनसीईआरटी ने दिया, अगले पैराग्राफ में दिया। अब अगली बात क्या लिखता है? द अपोजिट इज ट्रू, इसका उल्टा सही है। इन ग्रुप्स ऑफ डी ब्लॉक, इन ग्रुप्स ऑफ डी ब्लॉक, फॉर एग्जांपल इन ग्रुप्स ऑफ 6 मोलिब्डेनम टंगस्टन आर फाउंड टू बी मोर स्टेबल देन क्रोमियम 6। कहने का मतलब क्या है? लिखो कि इनर्ट पेयर इफेक्ट में, हिंदी में लिखना प्रॉपर, इनर्ट पेयर इफेक्ट में, इनर्ट पेयर इफेक्ट में, इनर्ट पेयर इफेक्ट में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर जैसे स्टेबिलिटी ऑफ, जैसे स्टेबिलिटी ऑफ, जैसे ऊपर से नीचे जाने पर जैसे स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हाँ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट घटता है, घटता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट घटता है, उसका ठीक उल्टा, उसका ठीक उल्टा, उसका ठीक उल्टा, उसका ठीक उल्टा डी ब्लॉक के अंदर देखने को मिलता है, डी ब्लॉक के अंदर देखने को मिलता है, डी ब्लॉक के अंदर देखने को मिलता है। मतलब कि, मतलब कि, या मने की, आप लोग लिखते हैं माने की, ठीक है, मने की, मने की लिखिए, मने की डी ब्लॉक में, अगली लाइन, लाइन चेंज कर लीजिए, इतना लंबा हिंदी आप पढ़ नहीं पाएंगे, अगली लाइन चेंज कर लीजिए, लिखिए मने की, अब उसके आगे लिखिए डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, मने की डी ब्लॉक में आप जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे, आप जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे, जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे,
स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगा, स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगा, स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगा, स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगा। यानी कि सवाल यह है कि क्रोमियम +6 में ले लें, मॉलिबेडनम +6 में ले लें और टंगस्टन +6 में ले लें, ज्यादा स्टेबल कौन होगा ये मुझे बताइए। टंगस्टन +6 में ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू मॉलिबेडनम, कंपेयर टू क्रोमियम, पक्की बात है, यही बात है। जबकि पी ब्लॉक में क्या देखने को मिल रहा था, जस्ट उल्टा, रिवर्स। इसीलिए तो क्या लिखता है, फॉर एग्जाम्पल इन ग्रुप 6 करोड़ मोल वाला ग्रुप 6 का होता है, तो +6 +6 +6, टंगस्टन ज्यादा स्टेबल, क्रोमियम कम स्टेबल। अब क्या लिखता है, क्रोमियम 6 इज इन द फॉर्म ऑफ डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वेयर एज MO3 एंड WO3 आर नॉट, ये आर नॉट था, ये छुप गया है, आर नॉट, ये क्या है, आर नॉट। कहा जा रहा है कि K2Cr2O7 Cr जो है +6 में एक तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन खाना। ठीक है, पहले लिखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम होता है इलेक्ट्रॉन खाना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम होता है इलेक्ट्रॉन खाना। अगली लाइन लिखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम होता है इलेक्ट्रॉन खाना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम होता है इलेक्ट्रॉन खाना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम होता है इलेक्ट्रॉन खाना। ठीक है, अब देखो, क्रोमियम +6 और टंगस्टन +6 में एनसीईआरटी क्या लिखती है कि क्रोमियम +6 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, टंगस्टन और मॉलिबेडनम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्रोमियम में +6 अनस्टेबल है, तो वो क्या चाहेगा, जल्दी से हम इलेक्ट्रॉन खा के अब +3 में चले जाएं, जबकि मॉलिबेडनम और टंगस्टन कभी ये नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या है, स्टेबल है। तो एनसीईआरटी ने इसीलिए अगली लाइन ये लिखी कि क्रोमियम जो होता है वो क्या करना चाहता है, तुरंत इलेक्ट्रॉन खाना चाहता है, तुरंत जल्दी से वो इलेक्ट्रॉन खा के और तुरंत वो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट कम करना चाहता है। लेकिन अगर हम बात करें मॉलिबेडनम एंड टंगस्टन, ऐसा नहीं करना चाहते, इसीलिए एनसीईआरटी ने लिखा कि दस क्रोमियम 6 इन फॉर्म ऑफ डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वेयर एज MO3 एंड WO3 आर नॉट। क्यों बताइए, कारण बताइए। तो कारण क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात अगर हम करें तो, सिंपल सी बात करें कि ये जो है ये हाईली अनस्टेबल है, इसीलिए पहला सवाल क्या है, स्टेबिलिटी पे। दूसरा सवाल किस पे बनाएगा, ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर पे। अब सवाल क्या है, in form of dichromate chromium 6 is a strong oxidizing agent in acidic medium but MO6 and MO3 and WO3 are not because क्यों बताइए, chromium 6 is more stable than MO6 and WO6। आंसर है नहीं। एनसीईआरटी ने इतनी बात लिख के छोड़ दी, अब पहचानते रहो तुम, मैंने सवाल बना के उसका जवाब दे दिया है तुम्हें कि MO6 and WO6 does not exist at all। गलत जवाब। आगे क्या लिखता है, higher oxidation state member of group 6 of transition metal are more stable। क्या लिखता है, higher oxidation state of heavier member। ये कैसे मेंबर है, heavier। ऊपर से नीचे जाओगे क्या बढ़ेगा, साइज, तो ये कैसे मेंबर माने गए, heavier। समझ रहे हो? तो क्या ये बात सही है या नहीं सही है, ये बताओ। अगली बात क्या लिखता है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, ये किसके लिए वैलिड है, ये किसके लिए वैलिड होगा, पी ब्लॉक, और ये किसके लिए वैलिड है, आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। सवाल ये बना के आपसे पूछ लिया जाएगा। अगले पे आते हैं। अगली बात क्या लिखता है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट आर फाउंड व्हेन कॉम्प्लेक्स हैज लिगेंड कैपेबल ऑफ पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर इन एडिशन ऑफ सिग्मा बॉन्डिंग फॉर एग्जांपल। सिंपल सी बात है, अभी इतना मत ध्यान दो, स्ट्रेस नहीं लेना है, बहुत सिंपल सी बात बताता हूं। देखो, CO हुआ, NO हुआ, ठीक है, CO हुआ, NO हुआ, H2O हुआ और NH3 हुआ, ये क्या होते हैं, न्यूट्रल लीगेंड। अब लीगेंड सबसे पहले क्या है सर, तो जो ऑर्गेनिक में तुम न्यूक्लियोफाइल पढ़ रहे हो वही इनऑर्गेनिक में क्या है, लीगेंड है। समझ रहे हो मेरी बात को? अब लीगेंड क्या होते हैं, जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। तो अब जैसे CO है तो CO अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, इसलिए ये लीगेंड है। NO अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, इसलिए लीगेंड है। H2O में ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, तो ये क्या है, लीगेंड है। NH3 में नाइट्रोजन क्या है, लीगेंड है। तो इनको कैसा कहा जाता है, न्यूट्रल लीगेंड। अब न्यूट्रल लीगेंड किसे कहा जाता है, जिसकी वजह से कोई चार्ज ना आए, जिसकी वजह से कोई चार्ज ना आए। लिखो, न्यूट्रल लीगेंड वो होता है, न्यूट्रल लीगेंड वो होता है, हाँ लिखो, न्यूट्रल लीगेंड वो होता है, न्यूट्रल लीगेंड वो होता है, न्यूट्रल लीगेंड वो होता है जिसकी वजह से कोई चार्ज ना आए, जिसकी वजह से कोई चार्ज ना आए।
न्यूट्रल लिगेंड वो होता है जिसकी वजह से कोई चार्ज ना आए। न्यूट्रल लिगेंड वो होता है जिसकी वजह से कोई चार्ज ना आए। मैं वापस इसको कोऑर्डिनेशन में लाके समझाऊंगा, डोंट वरी, बस मैं अभी आपको बात बता रहा हूं। एक बात बताओ, सीओ कैसा लिगेंड है बताना जरा। न्यूट्रल, इसकी वजह से इस पे कोई चार्ज आएगा नहीं, तो एनआई कितने में रहेगा, 0। एफ कितने में रहेगा, 0। इसीलिए क्या लिखता है ये कि यहां पे क्या लिखता है, फॉर एग्जांपल इन NiCO4 and FeCO5 द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल एंड आयरन इज व्हाट, बताओ जल्दी, 0। ये कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। बाकी जब मैं सिनर्जिक बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा अभी कोऑर्डिनेशन इसके बाद वाले में, उसमें आएंगे ये पूरा, ठीक है। आगे क्या लिखता है, ट्रांजिशन एलिमेंट शो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ +2 +3 +4 +1 यही शो करते हैं, वो क्या शो कर सकते हैं, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट इन मेटल कार्बोनिल्स। अब इनको सीओ को क्या बोला जाता है, सीओ को नाम दिया जाता है कार्बोनिल। सीओ को क्या नाम दिया जाता है, कार्बोनिल। सीओ को क्या नाम दिया जाता है, कार्बोनिल। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, कहां पे, मेटल कार्बोनिल। एग्जांपल क्या है, NiCO4 FeCO5। यानी कि बात समझ में आई क्या, ये पूरा ऑक्सीडेशन स्टेट वाली बात समझ में आई। अब इसके बाद हम आगे आते हैं, ऑक्सीडेशन कहता है क्या, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। हमें लगता है कि मैग्नीज में +7 होता है, बेटा आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ऑस्मियम और रुथोडियम में +8 तक पाया जाता है। कितना पाया जाता है, +8। समझ रहा मेरी बात को। यहाँ पे मैग्नीज में नो डाउट +7 है, मैग्नीज में नो डाउट +7 है, लेकिन मैं बता रहा हूं अगर वो सवाल पूछने पे ही आ गया तो ये याद रखिएगा, एग्जाम्पलर में मेंशन किया गया है कि जो ऑस्मियम और ये रुथोडियम है इसके अंदर कितना पाया जाता है, +8। इसके ऊपर मैंने एक सवाल भी इसीलिए लिख रखा है, यहाँ पे सवाल ये है, सवाल कहाँ गया बे, भाग गया क्या सवाल, हाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग शो द +8 ऑक्सीडेशन स्टेट, आंसर क्या है, सवाल ये बनाया जा सकता है आपसे, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा तैयार रहिएगा। आगे अगर हम बात करते हैं, अब आगे आते हैं, क्या लिखता है, ऑन मूविंग पीरियड द स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। कह रहा है जैसे जैसे आप आगे जा रहे हैं वैसे वैसे अगर हम बात करें, ऑन मूविंग पीरियड स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस, मतलब कि लेफ्ट टू राइट जब आप जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, तो स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, बोलो जल्दी, स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। स्टेबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। और दूसरी बात क्या लिखता है एनसीईआरटी, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो यानी कि अगर मैं बोलूं टॉप से बॉटम जाने पे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होती है, बताना जरा, इंक्रीज करती है। तो सिंपल सी बात है, अगर V को +5 में ले लिया जाए, CR को +6 में ले लिया जाए और MN को +7 में ले लिया जाए, मैं बोलूं ऑक्सीडाइजिंग पावर कंपेयर करो इनके अंदर, क्या कंपेयर करो, ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होती है, आप मुझे ये बताइए, ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन खाने की टेंडेंसी रखे। अब एक बात तय, अगर ये तीनों दे दिए गए और मुझसे कहा गया ऑक्सीडाइजिंग पावर कंपेयर करो, तो ऑब्वियस है इन सब में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन खाना चाहेगा, हाँ कौन, क्रोमियम, मैग्नी। ये क्या लिखा है भाई, लेफ्ट टू राइट जाने पे स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है, तो पहले मैग्नीज खाएगा या पहले क्रोमियम खाएगा, फिर कौन खाएगा, और फिर कौन खाएगा। यानी ऑक्सीडाइजिंग पावर पूछता तो ऑर्डर क्या हो जाता, जस्ट रिवर्स। अभी मुझसे क्या पूछ रहा है, बस स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा यहां पे, उसके बाद यहां पे, उसके बाद यहां पे। लेकिन अगर मुझसे सवाल घुमा लेता और मुझसे ये पूछ लेता कि बताइए सबसे तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनमें कौन होगा, MnO4-, देन CrO4 2-, देन कौन हो जाता, VO3-। अब अगला सवाल देखो, जैसे कि ये सवाल दिया गया, क्रोमियम, यहाँ पे मोलिब्डेनम और टंगस्टन में ऊपर से नीचे आते हो, स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, ये क्या लिखा हुआ है, बोलो जल्दी, स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑर्डर ऑब्वियस है, ये बड़ा होगा। यहाँ पे भी ये क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या हुआ, स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। ये इनका क्या हो गया, इसमें लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज करता है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है। कहां कहां, करोड़ मोल वाला उठा लिया, मन तक रे उठा लिया, फिर रूठा ओसामा उठा लो, अरे हाँ ना बोलो भाई, कुछ भी उठा लो, निकल कॉपर जिंक उठा लो, जिंदगी कबाड़ा हो गई उठा लो, ठीक है, वो होगा, इंक्रीज होगा। सवाल ये पूछ देता, अब मुझे ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर बताओ, तो सबसे तगड़ा इनमें कौन है, CR। इन सब में सबसे तगड़ा मैग्नेट, समझ रहे हो मेरी बात, पर मैग्नेट आयन, कौन सा, पर मैग्नेट आयन। ये तो अभी हमसे क्या बता रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब एनसीईआरटी देखना कितनी चालाक किताब है, अभी चालाकी करेगी आगे। देखो क्या लिखता है,
द +7 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इज नॉट शोन बाय सिंपल हैलाइड। कहने का मतलब क्या है कि Mn का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, लेकिन वो उसके हायर हैलाइड्स के द्वारा नहीं शो किया जाता। जैसे कि MnF7 नहीं बनता है, MnF7 नहीं बनता है, MnCl7 नहीं बनता है, MnFbr7 नहीं बनता है, MnI7 नहीं बनता है। ये बात हम आगे करेंगे। However, MnO3F is known in which ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn+7। सवाल ये उठता है कि Mn+7 नहीं, MnF7 नहीं बनाता, तो +7 में तो रहता है सर। हाँ रहता है। कैसे रहता है? तो MnO3F बन के रहता है। क्या बन के रहता है? MnO3F बन के रहता है। अब सवाल यहां पे ये आया कि द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट आर फाउंड टू कॉम्बिनेशन विथ ए एंड बी। किसके साथ कॉम्बिनेशन में? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट यानी Mn+7 किसके साथ कॉम्बिनेशन में पाया जाता है? ये मुझे बताइए। ऑक्सीजन क्लोरीन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन फ्लोरीन, फ्लोरीन क्लोरीन, ऑक्सीजन फ्लोरीन। कंपाउंड कौन सा बनाता है बताइए जरा? MnO3F। पहला सवाल इस पे ये फेंक सकता है। दूसरा आ जाइए, कह रहा है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर। अब बताइए मुझे यहाँ पे CrO4 माइनस MoWO, क्या ये करेक्ट ऑर्डर है या इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट है। ये स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन का स्टेट का है। ठीक है, यहां पे दे रहा है मैग्नेट, क्रोमेट और ये वेनेडियम। क्या अभी बताया था या नहीं बताया था? सही है। ये क्यों नहीं है बताना जरा, बताओ। कंपेयर ही नहीं कर सकते आप। यहाँ पे Pb+4 Sn+4 C+4, कुछ ऐसी बात ही नहीं की है मैंने, फर्जी का ऑप्शन बना रखा है। यानी आंसर कौन सा सही है? ये वाला आंसर कैसे सही हो जाता अगर इसी सवाल के अंदर मैं क्या कह देता, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, देन आंसर क्या जाता? आगे नेक्स्ट सवाल लिखता है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर। बताइए, क्या एक बात तो वेनेडियम का मैग्नेट से ज्यादा होगा? नहीं। बताइए, क्रोमेट का ज्यादा होगा मैग्नेट से? नहीं। समझ रहे हो मेरी बात को? इसीलिए K2Cr2O7 तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या KMnO4। तो KMnO4 देखो ना, कहां देखने को मिल रहा है तुमको? कहीं नहीं दिख रहा है सर। यहाँ कह रहा है K2Cr2O7 इज ग्रेटर देन KMnO4। नहीं हो सकता भाई। यहाँ पे क्या दे रहा है ये बताओ? ये आंसर सही है या नहीं सही है ये बताओ। और ये वाला गलत है। समझ रहे हो? आगे आ जाते हैं। कह रहा है विच ऑफ कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट, इनमें से बताइए। क्या MnF7 एग्जिस्ट करता है? ठीक है, अब एक बात तो, कौन सा एग्जिस्ट करता है? CrF7 भी वैसे एग्जिस्ट नहीं करता है भाई। थर्ड और फोर्थ दोनों नहीं एग्जिस्ट करते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? बोथ। वैसे आंसर क्या होना चाहिए? बोथ। याद रखिएगा, आप केवल MnF7 अगर याद रखेंगे। अच्छा, तब क्या हो जाएगा आंसर? फर्स्ट। अब आज बात आती है कि ये क्यों नहीं एग्जिस्ट करता। इसके लिए आपको थोड़ा आगे चलना पड़ेगा। ठीक है, तो जानबूझ के मैं कह रहा हूं कि इसके लिए थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा। अभी कॉपर वाली बात आ जाएगी, वहां पे पता चल जाएगा आपको। ठीक है, ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड्स के अंदर। इसीलिए मैंने कहा एक दूसरे से कनेक्टेड है। समझ रहे हो मेरी बात को? एक समझ में आया दूसरा आएगा, दूसरा समझ में आया तीसरा आएगा, तीसरा समझ में आया चौथा आ गया। ठीक है, आगे आते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट? रूथोडियम एंड ऑस्मियम। कितना दिखाते हैं बोलो जल्दी। अब क्या लिखता है? नेम द, ये एनसीईआरटी का सवाल है। ये कौन सा सवाल है? ये एनसीईआरटी का है। अब बताइए आप मुझे, सवाल क्या बोला? नेम द ट्रांजिशन एलिमेंट विच डज नॉट एग्जिबिट द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आंसर क्या हो जाएगा? और जिंक भी हो सकता है। ट्रांजिशन मेटल बोल रहा है या ट्रांजिशन एलिमेंट बोल रहा है? तो अब बताइए आंसर क्या होगा? स्कैंडियम जो होता है ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता है। कैसे? एक्सट्रीम एंड पे उठा के देखिए, केवल +3 और केवल +2 देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो सब जवाब छुपा हुआ है। अब आगे आ जाओ, यहां पे आ जाओ। यहां पे अगर मैं तुमसे बात करता हूं, यहां पे क्या लिखता है? विच ऑफ द 3D सीरीज ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वाई? आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर क्या हो जाएगा इसका? मैग्नीज। आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीज। क्यों? क्योंकि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है Ar3D5 मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से। किसकी वजह से? मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। किसकी वजह से? मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से
3d5 4s2 क्या होगा बोलो जल्दी, 3d5 4s2। आगे आते हैं, सवाल ये आ गया, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, एलिमेंट विथ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली। पीवाईक्यू उसका है ये, एलिमेंट विच एग्जिबिट मोर देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट। पहला भी और फोर्थ भी हो सकता है भाई, ऐसा नहीं है। चलो किसी और के साथ मिला के देखते हैं, एलिमेंट विच इज नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, कौन सा हो जाएगा, जिंक। अगर वो बोल देता ट्रांजिशन मेटल, आप मुझे बताइए कि 3D के वो मेंबर्स बताइए, तो ऐसे बोलता सवाल कि मान लो ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में अगर पूछ देता सवाल कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल विल नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, पहला ऑप्शन स्कैंडियम, दूसरा जिंक, तीसरा टाइटेनियम, चौथा वेनेडियम। तो आंसर क्या मार्क करना है, स्कैंडियम, ट्रांजिशन मेटल लिख रहा है वो। तो यानी कि पहले का थर्ड कहां है, यहां पे है, यहां पे है। अरे रुको ना, डी का क्या हो जाएगा, डी का सेकंड हो गया, डी का सेकंड दोनों में है। चलो आगे आ जाओ, एलिमेंट विच एग्जिबिट मोर नंबर ऑफ ऑक्सीजन, अच्छा मोर पूछा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, बी का 1। तो बी का 1 कहां देखने को मिल रहा है, आंसर आ गया। एलिमेंट विच इज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन इट्स +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, बोलो कौन है, क्रोमियम। अगर लिख देता एलिमेंट विच इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन इट्स +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तब क्या आंसर चला जाता, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां लिख देता, मान लो, सुनो सुनो, आपको यही सारा ऑप्शन देता, सारा ऑप्शन यही देता, बस यहां पे लिख देता एलिमेंट विच इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन इट्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आंसर क्या हो, कौन हो जाता, कौन हो जाता, स्कैंडियम हो जाता। Mn3+ क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग बिहेवियर शो करता है या ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडेशन कौन करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खाता है या छोड़ता है, Mn3+ इलेक्ट्रॉन खाएगा या छोड़ेगा, खाएगा। तो अगर मैंने बोला कि यहां पे एलिमेंट विच इज अ रिड्यूसिंग एजेंट इसने लिखा, ठीक है, मैं लिख देता हूं एलिमेंट विच इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन इट्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, तब आंसर क्या जाता, क्या जाएगा, क्या सो रहे हो भाई, हाँ चले जाओ, बाहर जाओ, सोने आए हो, समझने की कोशिश करो। देखो यहां पे अगर वो स्टेटमेंट में खेल लेगा, क्योंकि ये पहले ऐसे 2 सवाल मैं करा चुका हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा सा ध्यान देके करो। और पीवाईक्यूज का सवाल है, आंसर मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, समझो सवाल में क्या क्या पूछा जा रहा है और उससे बुद्धि लगाओ कि आगे क्या क्या हमसे पूछा जा सकता है। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। नेक्स्ट आगे आते हैं हम, अब ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हेलाइड्स के लिए बात कर रहा है। हेलाइड्स में क्या बोल रहा है, द हाइएस्ट नंबर इज अचीव्ड इन टीआई एक्सपोर्ट। देखो मैं तुमको पहले बता दे रहा हूं, टीआई एक्सपोर्ट मतलब टाइटेनियम के लिए क्या बोल रहा है कि ये टीआई एक्सपोर्ट बनाता है, ठीक है। वहीं वेनेडियम के लिए क्या बोल रहा है कि वेनेडियम क्या बनाता है, VF5 बनाता है। क्रोमियम के लिए क्या बनाता है, COF6 बनाता है। लेकिन MnF7 बनता है या नहीं बनता है, Mn में क्या बनना चाहिए था, +7, लेकिन नहीं बनता है। समझ रहा हो मेरी बात को, तो MnF7 नहीं बनता है। क्या लिखता है, CrF6 तक ठीक है, CrF6, अच्छा CO आ गया गलती से, सॉरी, CrF6 यहां पे क्या हो जाता है, CrF6 मैक्सिमम। अब देखो यहां पे क्या लिखता है, द +7 स्टेट ऑफ Mn इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाई सिंपल हैलाइड, मतलब +7 स्टेट जो होती है वो मैग्नीज की नहीं एग्जिस्ट करती है, बट MnO3F इज नोन। सवाल आता है क्या MnF7 एग्जिस्ट करता है, तो जवाब क्या है बोलो जल्दी, MnF7 डू नॉट एग्जिस्ट, डू नॉट एग्जिस्ट, डू नॉट एग्जिस्ट। तो बात आती है Mn+7 में कैसे एग्जिस्ट करता है, ये मुझे बताइए। तो क्या बन के एग्जिस्ट करेगा, MnO3F, क्या बन के एग्जिस्ट करेगा, MnO3F। सवाल ये आया कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन कंबाइन कर रहे हैं, क्यों कंबाइन कर रहे हैं, यही क्यों कंबाइन कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी फिर इस बात का भी जवाब देती है, बियॉन्ड Mn नो मेटल हैज ट्राईहैलाइड एक्सेप्ट FeX3 एंड COF3। मतलब मैग्नीज से आप आगे जाएंगे तो कोई भी ऐसा मेटल नहीं है जो कि ट्राईहैलाइड से ज्यादा बनाता हो। जैसे ये टेट्राहैलाइड बना रहा है, ये पेंटाहैलाइड बना रहा है, ये हेक्साहैलाइड बना रहा है, हेक्साहैलाइड मैक्सिमम बन रहा है, ठीक है। लेकिन आप मैग्नीज से आगे जाते हो तो कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है, कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि क्या होता है, आप मुझे ये बताइए, जो कि, हाँ बोलो बोलो,
जो कि आगे चल के ट्राई हेलाइड से ज्यादा बनाता हो। कौन? आयरन और कोबाल्ट सिर्फ है, बाकी उसके आगे वाले तो वो डाई हेलाइड्स बना के सिमट जाते हैं। अभी मैं बताऊंगा याद रखने का तरीका, सुनना। आगे क्या लिखता है कि अच्छा एक बात बताइए कि एमएन जो है ये क्या हेप्टाहेलाइड बनाएगा? तो जवाब है नहीं बनाएगा। तो कैसे +7 में रहेगा? मैंने कहा MnO3F बन के रहेगा। अच्छा क्यों ऑक्सीजन और फ्लोरीन ही क्यों? तो एनसीईआरटी इस बात का भी जवाब देती है, क्या लिखती है? द एबिलिटी ऑफ फ्लोरीन टू स्टेबलाइज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज ड्यू टू हायर लैटिस एनर्जी। केटायन है छोटा, केटायन कैसा, सॉरी एनायन है कैसा? छोटा। अब ये मेटल के साथ कंबाइन करके लैटिस जो बनाता है ना, वो बड़ा तगड़ा बनाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग, चार्ज बहुत ज्यादा क्रिएट करता है। तो फ्लोरीन ही क्यों कंबाइन कर रहा है? ऑक्सीजन ही क्यों कंबाइन कर रहा है? तो फ्लोरीन अपनी हाई लैटिस एनर्जी की वजह से कंबाइन कर रहा है। दूसरा रीजन कि दूसरा उसकी स्मॉल साइज की वजह से बड़े आसानी से चिपक जाता है, समझ रहे हो? और तीसरा अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन ऐसा क्यों कर पा रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास किसकी क्षमता है? मल्टीपल बॉन्ड बनाने की क्षमता है। तो लिखोगे आप, एक काम करो, सुनो 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 सुनो, आप एक काम करो ना, देखो इसके बाद ये अगला टॉपिक अपना एक्चुअल में शुरू हो गया है, ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में हैलाइड्स चालू हो चुका है। तो आप एक काम करो, हेडिंग लगा लो और हेडिंग के अंदर कॉमन बातें एक पेज पे लिख लो, ठीक है? कॉमन बातें एक पेज पे लिख लो। हाँ बाकी सब तो नोट्स में लिखा हुआ है ना, तो वो नोट्स अपना बनाते रहना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बात है कि इसके अंदर क्या क्या कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो नोट कर लीजिए। लिखिए लिखिए, हेडिंग लगा के लिख लो या कॉपी की छत पे लिख लो, कॉपी की छत पे, हटाओ क्या इतना तामझाम करोगे, लिखो कॉपी की छत पे एक बात लिखो। क्या लिखोगे? फ्लोरीन अपने फ्लोरीन अपने फ्लोरीन अपने फ्लोरीन अपने स्मॉल साइज फ्लोरीन अपने स्मॉल साइज और हाई लैटिस एनर्जी अपने स्मॉल साइज और हाई लैटिस एनर्जी के कारण 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 बहुत तगड़ा बॉन्ड बनाता है, बहुत तगड़ा बॉन्ड बनाता है। बहुत तगड़ा बॉन्ड बनाता है। दूसरी बात लिखोगे, जबकि ऑक्सीजन जबकि ऑक्सीजन जबकि ऑक्सीजन अपने मल्टीपल बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी की वजह से जबकि ऑक्सीजन अपने मल्टीपल बॉन्ड बनाने अपने मल्टीपल बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी मल्टीपल बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी मल्टीपल बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी की वजह से मल्टीपल बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी की वजह से बॉन्ड बनाता है, ठीक है? फ्लोरीन स्मॉल साइज और हाई लैटिस एंथैल्पी की वजह से बॉन्ड बनाता है, और ऑक्सीजन किसकी वजह से बनाता है? ड्यू टू इट्स कैपेसिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। किसकी वजह से? मल्टीपल बॉन्ड। तो एनसीईआरटी क्या लिखती है? बियॉन्ड Mn नो मेटल हैज अ ट्राईहेलाइड एक्सेप्ट FeX3 एंड COF3। कहना क्या चाहता है कि अगर आप देखोगे, ढंग से देखो, याद रखने का तरीका पहले बताता हूं, सुनो। लास्ट के तीनों में देखो, ये कौन से बना रहे हैं? X2 वाले बना रहे हैं। तो ये कौन से वाले हो गए, बोलो जल्दी? लास्ट में 2 वाले हैं। ये वाले कितने वाले हैं बताना जरा? 3 वाले। और ये वाला कितने वाला है? 4। ठीक है, ये वाला कितने वाला है? 4। ये वाला कितने वाला है? 5। और ये वाला कितने वाला है? 6। समझ रहे हो मेरी बात को? यानी कि अगर हम बात करें 2 3 4 6 5 4, क्या बोला मैंने? 2 3 4 6 5 4। उधर तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत कहां आएगी? यहां पे 2 में कितना आ रहा है? 3। अब 3 में कितना आ रहा है? 2। 4 में कोई दिक्कत नहीं है, 6 में कोई दिक्कत नहीं है, 5 में कोई दिक्कत नहीं है, 4 में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां पे है? यहां पे है। 2 में 3, 3 में 2। याद आया? समझ लो, ठीक है? अब सुनना जरा गौर से, यहां पे क्या कहता है कि मैग्नीज, देखो क्रोमियम अपना हाईएस्ट हैलाइड कितना बना रहा है? CrF6। मैग्नीज कितना बना रहा है? F4।
मैग्नीज के बाद कोई और जाना ही नहीं चाहता है, बाकी सब कितना बनाते हैं, +3। कितना बनाते हैं, +3। और अगर हम बात करें निकल कितना बनाता है, +2। समझ रहे हो मेरी बात को, निकल हुआ, कॉपर हुआ, जिंक हुआ, निकोजन अगर हम बात करें तो। कॉफी कितना बनाता है, 3। कॉफी में बहुत सारी सिमिलरिटी है, अभी पीछे एक सिमिलरिटी बताई थी क्या, 1 करोड़ में साइंस में 5 कॉफी नहीं मिलती, 1 करोड़ में साइंस में 5 कॉफी नहीं मिलती। कॉफी में क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। अगेन सिमिलरिटी है, एक जगह और आएगी सिमिलरिटी, आयनाइजेशन में आएगी। तो कॉफी को कॉफी के साथ याद रखिए, समझ रहे हैं। आज घर जाइएगा कॉफी पीते वक्त इसे जरूर याद रखिएगा कि 2 3 4 6 5 4। तो एनसीईआरटी क्या लिखती है कि मैग्नीज के बाद आप निकलेंगे ना, तो ऐसा कोई मेटल नहीं है जो ट्राई हेलाइड को छोड़ के कुछ और बनाता हो। मतलब टेट्राहेलाइड नहीं बनाता, पेंटाहेलाइड नहीं बनाता, हेक्साहेलाइड नहीं बनाता, पहले बना रहे हैं क्या है, हेक्साहेलाइड, क्या है, पेंटाहेलाइड, क्या है, टेट्राहेलाइड। इसीलिए एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी, क्या लाइन लिखी कि द एबिलिटी ऑफ फ्लोरीन टू स्टेबलाइज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज ड्यू टू आइदर हाई लैटिस एनर्जी इन केस ऑफ COF3। बोल सकता है, सवाल ये बना सकता है वो कि COF3 के अंदर ये ट्राइफ्लोराइड्स बन रहे हैं, ये क्यों बन रहे हैं, इसकी स्टेबिलिटी का कारण बताइए। तो आपको रीजन क्या बताना पड़ेगा, हाई लैटिस एनर्जी। आगे क्या लिखता है, और हाई बॉन्ड एंथैल्पी। मतलब सिंपल सी बात है, किसी के साथ चिपक गया तो इतना तगड़ा एनर्जी मांगेगा, कहेगा एनर्जी तो वरना लैब को जला के राख कर दूंगा। अब तुम इतनी एनर्जी सप्लाई करोगे कि जैसे ही बॉन्ड टूटेगा कि पता चला कि जो लैब के अंदर काम करने वाला है और लैब है वो दोनों साफ हो गई। इसीलिए फ्लोरिनेशन कराते नहीं, आयोडीनेशन होता नहीं, क्लोरीनेशन में लोचा है, और ब्रोमिनेशन होता है। अरे फ्री रेडिकल अभी आप लोगों ने पढ़ा हाइड्रोकार्बन के अंदर, लिख लो तरीका, पीछे कॉपी ओपी लिख लो, याद रहेगा तुम लोगों को। ब्रोमिनेशन में 100% डिपेंड करती है स्टेबिलिटी फ्री रेडिकल पे। तो लिखो फ्लोरिनेशन कराते नहीं, एक लाइन बस याद रखना, फ्लोरिनेशन कराते नहीं। ए दीदी यहां नहीं लिखना है, पीछे लिखना है, ऑर्गेनिक की बात लिखवा रहा हूं, कहां आप चली गई, इनऑर्गेनिक में मत छापिए भाई। लिखो फ्लोरिनेशन कराते नहीं, फ्लोरिनेशन कराते नहीं, आयोडीनेशन होता नहीं, फ्लोरिनेशन कराते नहीं, आयोडीनेशन होता नहीं, क्लोरीनेशन में लोचा है, ब्रोमिनेशन होता है। समझ रहे हो, लिखो फ्लोरिनेशन कराते नहीं, आयोडीनेशन होता नहीं, क्लोरीनेशन में लोचा है, ब्रोमिनेशन होता है। सवाल आएगा, विच अमंग द फॉलोइंग विल डिपेंड ऑन द 100% स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, फ्लोरिनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन। आंसर क्या मान के आओगे, ब्रोमिनेशन। तो लिखो फ्लोरिनेशन कराते नहीं, आयोडीनेशन होता नहीं, क्लोरीनेशन में लोचा है, ब्रोमिनेशन होता है। समझ रहे हो, लिखो। ठीक है, ऑर्गेनिक की बात थी, इनऑर्गेनिक की नहीं, वो आ जाते हैं इधर। तो हाई लैटिस एनर्जी एज इन केस ऑफ, सुनाना ही मत ना, अपने लिए याद रखना। इधर देखो वरना मार वार खा जाओगे खामखा, बिया होने वाला है उनका। जिस दिन तरुण सर ने फोटो डाली है उस दिन वीटी सर की क्लास क्यों कैंसिल हुआ है, बोलिए, क्या दिल्ली में आपका एंगेजमेंट नहीं था? अरे हम लोग गए हुए थे यार, तभी तो बहुत। अब मैं तुमको तरुण सर को अभी आने दो, फोटोग्राफर सारा फोटो निकाल के बताओ एमडी सर क्यों नहीं डाले। सबको बांटते हुए, सबको क्या कुछ और बताते हुए घूम रहे हैं कि तरुण सर के घर में शादी है। बोलना दिल्ली में कहा है, मतलब अच्छा एक बात बोलना कि दिल्ली के अंदर क्या एंगेजमेंट आपकी नहीं हुई है। अरे तुमको नहीं पता है यार, नहीं ओपन कर रहे हैं। हाँ अच्छा तुम एक बात बताओ, अचानक से मेडिकल इमरजेंसी उस दिन कैसे आई? हाँ फ्लाइट छूट गई थी ना। बोलिए आप कहां थे उस वक्त, बोलिए आप बताइए कहां थे उस वक्त। हाँ भाई अभी ओपन करने के लिए सबको मना किया गया, उनका एंगेजमेंट हो गया है। हाँ क्या, नहीं डिफेंडर नहीं मिल रहा है, कैंसिल हो गया। सामने वाले को लगा बहुत पैसा कमाया लड़का। हाँ क्या बोल रहे हो, अब सची मेहदी भी दिखाई दे तुमको। इधर देखो यहाँ पे, इन टर्म्स ऑफ हायर कोवेलेंट कंपाउंड, एग्जाम्पल क्या है, BF5 और CrF6। सवाल पूछेगा COF3 बहुत ज्यादा स्टेबल है, क्यों, क्योंकि उसकी लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है।
BF5 और CrF6 बहुत ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसकी एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी जो होती है ये बहुत ज्यादा क्या होती है, हाई होती है। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है कि इसके लिए हो सकता है माइट पॉसिबल कि ये सवाल बना के आपसे पूछ ले। अब सवाल पे आते हैं, थोड़ा सा सवाल पे आते हैं। देखो यहां पे तुम जब एनसीईआरटी पढ़ोगे ढंग से ना, तो इस चार्ट के नीचे एक बात लिखी हुई है, बहुत माइन्यूटली लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है कि देखो यहां पे जैसे कि अगर हम बात करें TiX4 बनता है, एक्स मतलब सब कुछ आएगा, एक्स का मतलब फ्लोरीन से लेके आयोडीन। देखो एक्स का मतलब क्या है, तो फ्लोरीन से लेके आयोडीन तक सब कुछ बनेगा। मतलब TiCl4 बनेगा, TiBr4 बनेगा, TiF4 बनेगा, TiI4 बनेगा, TiX3 में सब बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। TiX2 की जब बात करोगे तो X2 के पावर में 3 लिखा है, और पावर 3 होने का मतलब क्या है, तो पावर 3 होने का मतलब यह है कि 3 का मतलब क्लोरीन, TiCl2 बनेगा, TiBr2 बनेगा, TiI2 बनेगा, लेकिन TiF2 नहीं बनेगा। तो यानी डाई हैलाइड्स ऑफ, अगर सवाल ये पूछ ले कि डाई हैलाइड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल नॉट एग्जिस्ट, तो आंसर क्या जाएगा आपका, क्या जाएगा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, TiF2। अगला आते हैं, BF5 है, BF5 में मतलब BF5 तो ये डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पे देखो, तो VCl5 नहीं लिखा हुआ है तो BF5 ही बनेगा सिर्फ, ठीक है। VCl5 नहीं बनता, BBr5 नहीं बनता, BI5 नहीं बनता। आगे अगर हम बात करते हैं, VX41 दिया हुआ है। अब X1 का मतलब क्या है कि फ्लोरीन से लेके ब्रोमीन तक तो बनेगा, फ्लोरीन से लेके ब्रोमीन तक तो बनेगा। यानी कि VX4 का मतलब क्या हुआ, VX4 का मतलब ये हुआ कि क्या सर आप ये कहना चाहते हैं यहाँ पे VX4 का मतलब क्या ये कहना चाहते हैं VI4 नहीं बनेगा, तो नहीं बनेगा। आगे आ जाओ, VX3 में सारा बनेगा, VX2 में सारा बनेगा। आगे आ जाओ, क्रोमियम में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैग्नीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आयरन में आ जाओ। Fe के अंदर अब ये देखो, इससे रिलेटेड अभी इसी बार नीट, वो स्कैम वाला जो नीट हुआ था उसी में इसके ऊपर सवाल पूछा गया था। क्या सवाल पूछा गया था, सुनिएगा। FeX3 X1 लिखा हुआ है, X1 लिखने का मतलब फ्लोर, यहाँ पे सॉरी, फ्लोरीन से लेके ब्रोमीन, यानी इसमें क्या नहीं बनेगा, बोलो जल्दी, FeI3 क्या नहीं एग्जिस्ट करेगा, बताना जरा। FeI3 क्या नहीं एग्जिस्ट करेगा, FeI3, ये FeI3, एक मिनट रुको, एक मिनट, FeI3 ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। बाकी FeX2 में सब बनते हैं, और बाकी सब बनते हैं। आ जाओ, कोबाल्ट में सब एग्जिस्ट करेंगे। अच्छा, COF3 ये देखो ढंग से, दो जगह मैं स्पेशल मार्क करना चाहूंगा, एक CO में और एक वेनेडियम में, इसने क्लियर लिख दिया है, और यहाँ पे क्रोमियम में और इनके अंदर भी लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो है इनमें सिर्फ फ्लोराइड बना रहा है और कुछ नहीं बना रहा है, और कुछ नहीं। यानी MnCl4 बनता है, जवाब है नहीं बनता है। MnI4 बनता है, जवाब है नहीं बनता है। MnBr4 नहीं बनता है, ठीक है, स्पेशली मार्क कर दिया इनके लिए। अब आगे देखो, कोबाल्ट में बन रहा है, निकल में बन रहा है, कॉपर में अगर हम बात करें तो कॉपर लिखते वक्त इसने दो बात और ढंग से लिखी है। अब कॉपर वैसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कॉपर के अंदर जब आप देखेंगे तो कॉपर के अंदर क्या क्या बनने के लिए वो बोल रहा है X2 का मतलब क्या हो गया, बताना जरा। X2 का मतलब क्या हो गया, फ्लोरीन और क्लोरीन। X2 का मतलब ये हो गया, मतलब CuF2 बनेगा या नहीं बनेगा, ये बताओ। CuF2 बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा। Cu अगर हम बात करते हैं, फ्लोरीन एंड क्लोरीन बोला है, तो CuBr2 बनेगा या नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। तो याद रखना CuBr2 ये नहीं बनता है। आगे आ जाओ, क्यों नहीं बनता है इसका रीजन दूंगा मैं आगे, सुनो अब जरा गौर से। क्या एक बात बताओ, CuCl2 बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा। CuI2 बनेगा या नहीं बनेगा, तो जवाब क्या है, CuI2 भी नहीं बनेगा। आगे आ जाओ, Cu2X में कह रहा है 3 कहने का मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तो बनेंगे, लेकिन कौन नहीं बनेगा, CuF। तो याद रखिएगा कि किसके फ्लोराइड नहीं बनते, किसके ब्रोमाइड नहीं बनते, किसके आयोडाइड नहीं बनते, वेनेडियम, आयरन, कॉपर। एनसीईआरटी ने क्यों लिखा है, वैसे ही कम बात लिखती है, इतना लिख दी, बहुत बड़ी बात लिख दी, और ये नीचे उसने सजा के लिखा है की का मतलब क्या है। तो इसको ढंग से थोड़ा स्ट्रक्चर को देखिएगा, एक बात समझ आएगी तो दूसरी आएगी, दूसरी आएगी तो खुद ब खुद तीसरी आ जाएगी। इधर देखिएगा जरा गौर से, यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करता हूँ मेटल ऑक्साइड एंड ऑक्सोकेटाइन। अब देखो मेटल ऑक्साइड और ऑक्सोकेटाइन आई थिंक आज नहीं हो पाएगा क्योंकि टाइम हैज बीन ओवर नाउ। ऐसा करेंगे कि इसको नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करेंगे। तो यहां तक देखना, यहां तक की अगर मैं बात करूं, मैंने कहा ना पीछे का पढ़ के आइएगा, अगर आप पीछे का पढ़ के आएंगे ये वाली बात आपको खुद ब खुद आ जाएगी। ये आया तो इसी के आगे आपका यहाँ पे जाने के बाद से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर वाली बात आ जाएगी। इसके बाद आपको कैटालिटिक प्रॉपर्टी इसी से इंटरलिंक्ड मिलेगी, तो ये सब कुछ इंटरलिंक्ड मिलेगा। एनीवे हम आगे करने वाले हैं, तो इसको एक काम करिए, इसको हम एक काम करते हैं,
आज यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट टर्न पे। बैठो सारे लोग। थक। डब्बा मिलेगा मिलेगा, टेंशन मत लो। देखो 1 मिनट, एक बार ही देख लो। हाँ हाँ, नहीं अभी सेव नहीं हुआ है। ये वाला हो चुका था। ये ये अब यहां से अपने को कंटिन्यू करना है नेक्स्ट टर्न पे, ठीक है? क्या क्या कह रहे हो? क्या बोला है? सर का बर्थडे है? लाइए। हल्ला हल्ला करोगे तो कुछ नहीं आएगा। कौन? नहीं सर, अगली जनरेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं सब। पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं ताकि दहेज मिले। डिफेंडर तो ये लोग भी पढ़ रही हैं, देख लीजिए।